नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं शून्य से 100 तक। शून्य से 100 तक के आज के इस भाग में हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी गणित उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी विशेष तौर पे गणित कमज़ोर है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी मैथ्स कमज़ोर है और उनके सामने ये रहता है कि हम क्या करें, हम कैसे करें, हम क्या ऐसा करें कि 45 दिन में हमारी गणित बहुत अच्छी हो जाए। बहुत अच्छे से मतलब है कि वो 0 से लेके 70-80 तक आ जाए। अगर वो यहाँ तक आए तो 100 तक भी जाएंगे, ये ध्यान रखना। और 100 का मतलब होता है सिलेक्शन, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, 45 दिन में गणित सीखी जा सकती है। बस आपको ये बात दिमाग में रखनी पड़ेगी, एक बार जो चीज़ आपको समझ में आ जाती है कि ये चीज़ मैंने पढ़ी और मेरे को समझ में आ गई, तो आपका लक्ष्य होना चाहिए कि ये चीज़ मैंने पढ़ी और मुझे समझ में आ गई, अब मैं इस चीज़ को छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कोई भी सवाल आएगा तो मैं करके ही रहूँगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने अपने दिमाग में सेट कर लिया तो ये गणित आपके लिए बहुत सरल रहेगी। यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ें होगी, जैसे कि जीरो गणित। जीरो गणित मतलब चाहे कोई छोटी से छोटी क्लास का कोई भी कॉन्सेप्ट हो, वो हम आपको एक साथ सिखाएंगे। एक एक नियम है, इकाइयाँ हैं, वैदिक मैथ्स है, डिजिट सम है, कैलकुलेशन मैथ्स है, इन सबको हम यहाँ सीखेंगे ताकि हम जो कोर्स वाली मैथ्स पढ़ें उस मैथ्स का ही हिस्सा ही है, क्योंकि हम कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेशन मैथ्स चाहिएगी और सवाल का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए बेसिक मैथ्स चाहिएगी। उस कोर्स को तैयार करने के लिए ये मैथ्स हमारी बहुत काम आने वाली है। इसका पहला भाग हम शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। सबके पास पीडीएफ पहुँच चुकी है जो भी पेड कोर्स में है, और उस पीडीएफ का पहला सवाल है समूह की सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो सब 4 संख्याएं लिखी हुई है और सबसे बड़ी संख्या बतानी है। बहुत ही सरल सा सवाल है। क्या है सवाल नंबर 1? देखिए जरा, सवाल नंबर 1 है 4, 5, 3, 6। एक संख्या ये लिखी हुई है, एक लिखी हुई है 4, 8, 9, 2, एक लिखी हुई है 4, 3, 7, 0 और अगली संख्या लिखी हुई है 4, 4, 5, 2 और यहाँ आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। ये पीडीएफ आपको भी दी जा चुकी है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट पेड कोर्स में उनके पास ये पीडीएफ पहुँच गई है और पीडीएफ के साथ नोट्स भी पहुँच गए होंगे, ठीक है ना। अब चलिए देखिए बात सुनते हैं। अगर इनमें से कोई संख्या 3 अंकों की होती तो वो सबसे छोटी हो जाती, पहले ही कट जाती। बाई चांस यहाँ पे ये भी लिखा होता 8, 9, 7, ये भी लिखा होता, ये पहले ही कट जाता। क्यों कट जाता? कभी ये 3 अंकों की संख्या है, 4 अंकों की उससे तो बड़ी होगी ना। हमारे को तो सबसे बड़ी देखनी है, तो 3 अंकों वाली तो कंपटीशन ही नहीं कर सकती। यहाँ पर बात समझ में आ रही है क्या? या फिर अगर इसमें एक संख्या ऐसी होती जो 5 अंकों की होती तो वो देखते ही उत्तर हो जाती। क्यों? क्योंकि 4 अंकों की कोई भी संख्या हो और ये अगर 5 अंकों की संख्या है तो इससे तो बड़ी होगी ना। आप सोचो 10 से लेकर 99 तक 2 अंकों की संख्या है और उसके बाद 100 है 3 अंकों की और उसके बाद 999 तक। अब इस 100 के आसपास की कोई भी संख्या है, इनसे तो बड़ी होगी ना। बहुत सिंपल सी बात है। तो हम अगर ये सवाल में ये होता ऑप्शन तो इनको चारों को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। कहाँ भाई ये 5 अंकों की है, 4 अंकों की है तो ये बड़ी होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। सभी संख्याएं 4 अंकों की है, तो सभी 4 अंकों की है तो आप क्या बेसिक चीज़ें चेक करने वाले हो वो देखिए। बहुत सिंपल सी बात है। आप देखोगे कि कौन सी संख्या बड़ी संख्या से शुरू हो रही है, वो बड़ी होगी। भाई जो संख्या बड़ी संख्या से शुरू होगी वो बड़ी होगी। तो ये भी 4 से शुरू हो रही है, ये भी 4 से, ये भी 4 से, ये भी 4 से। तो यहाँ से तो नहीं पता कर सकते कि कौन सी बड़ी है। तो इसके बाद में किस में बड़ी संख्या है वो बड़ी होगी। इसके बाद है इसमें 5, इसमें 8, इसमें 3 और इसमें 4। तो ये सबसे बड़ी हो गई, क्योंकि इसके बाद में इसमें सबसे बड़ी संख्या है। तो 4892 सब 4000 है, ये 536 है, ये 892 है, 370 है, 452 है, तो 892 सबसे बड़ा होगा। इस बड़े ने अपने को बताया कि कौन सी संख्या बड़ी है और क्यों है। तो बहुत ही साधारण सा सवाल था। अगले सवाल की बात करते हैं। देखिए कोई भी सवाल हम ऐसा नहीं करेंगे जो किसी परीक्षा में नहीं आ सकता। परीक्षा में आ सकता है तो ही हम सवाल कर रहे हैं, बस आपका बेसिक डेवलपमेंट के लिए है। ध्यान से समझिए। समूह में बड़ी संख्या बताओ। वापस लिखा हुआ है हमारे सामने सवाल, बहुत ही सरल सा सवाल। देखिए कैसे करेंगे हम। 23, 787, 24, 569। जिन स्टूडेंट ने अभी तक पेड कोर्स में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है कृपया करा लें। 1000 रुपये फीस मैथ्स रीजनिंग के लिए नथिंग है, ये बात ध्यान रखिएगा। जो आपको मैथ्स और रीजनिंग का एक सिलेबस कराया जाएगा जिसमें 0 से 100 तक सब कुछ आप सीखोगे, उसके लिए 1000 रुपये फीस नथिंग है, कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही सिंपल, बहुत छोटा सा, जिसकी 1 ईयर वैलिडिटी भी है और थोड़े ही दिनों में इसमें एक टेस्ट सीरीज भी ऐड हो रही है जो भी कम्प्लीटली फ्री होगी आपके लिए। चलिए सवाल पे आ जाते हैं। ये देखिए, ये 4 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या, सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो ये तो पहले कंपटीशन में ही नहीं है, ये तो पहले ही हट गई।
अब हम देखते हैं कौन सी बड़ी है, तो कोई बड़ी राशि से शुरू होने वाली बड़ी होगी, पर ये तो सब तीनों 2 से ही शुरू हो रही हैं, तो इस 2 से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद ये 3 से शुरू हो रही है, 4 से शुरू हो रही है, 4 से शुरू हो रही है, तो छोटी हो गई भाई, ये तो 3 से ही शुरू हो रही है, तो ये तो बड़ी हो नहीं सकती, या तो ये बड़ी होगी या ये बड़ी होगी। अब इन दोनों में से बड़ी देखनी है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, यहाँ से तो पता लगा नहीं सकते। इसके बाद हमें यहाँ से पता चलेगा यहाँ 5 है और यहाँ 6 है, कहाँ बड़ा है, ये 6 बड़ा है, इसलिए ये संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या होगी। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा सवाल है और बहुत ही सिंपल सा हमारा जवाब है। देखिए हम अगले सवाल की बात करते हैं। क्या है अगला सवाल? अगला सवाल कुछ इस तरीके से है, 9 7 4 1, 9 7 4 1 की पुनरावृत्ति किए बिना 4 अंकों की बड़ी और छोटी संख्या बताओ। मतलब इसको रिपीट नहीं करना है, पुनरावृत्ति नहीं करनी है। देखिए अभी जो हम ये गणित पढ़ रहे हैं ना, ये किसी गणित का हिस्सा नहीं है, ना कोई ये संख्या पत्ती का हिस्सा है, हम सिर्फ बेसिक सीख रहे हैं, ताकि हम जब कुछ भी पढ़े ना तो हमारे को कुछ पढ़ने के लिए कुछ बेसिक समझ हमारे अंदर हो। 9 7 4 1 मैंने लिखा और मैंने कहा इन 4 अंकों से बढ़ने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है और कोई भी संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो देखिए जरा ध्यान से, बड़ी संख्या कैसे बनेगी, ये बड़ी सामने बड़ी ही लिखी हुई है, क्योंकि सबसे पहले बड़ा लिखो, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। और सबसे छोटी संख्या कैसे बनेगी, इसका उल्टा, सबसे छोटा लिखो, उसके बाद बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। ये सबसे छोटी संख्या, ये सबसे बड़ी संख्या यहाँ से बनी। इनका अंतर पूछता तो घटा देते। इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखिए जरा, क्या है अगला सवाल? अगला सवाल ये है 4 7 5 0। इसको पुनरावृत्ति किए बिना 4 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी संख्या बतानी है। ठीक है, चलिए देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओगे तो सबसे पहले बड़ा लिख लो 7, फिर 5, फिर 4 और फिर 0, ऐसे तो लिखोगे पुनरावृत्ति किए बिना। ठीक है, अब छोटी संख्या लिखते वक्त क्या ध्यान रखना है वो देखो ध्यान से। छोटी में सबसे छोटा कौन है, 0, फिर कौन है 0 से बड़ा 4, फिर 5 और फिर 7। लेकिन ये आप नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अगर आपने सबसे आगे 0 लिख दिया तो वो संख्या 3 अंकों की हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी भाई। अगर आपने सबसे आगे 0 लिख दिया तो ये 4 अंकों की संख्या कहाँ से रही? ये 0,457 थोड़ी होता है, ये तो 457 ही होता है। मतलब इस 0 के आगे होने का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई गणना नहीं है। इसलिए इस 0 को जस्ट पीछे कर दीजिए आप, इस 4 को तो आगे रख लीजिए, उसके बाद आप 0 लिख दीजिए, फिर 5 लिख दीजिए और फिर 7 लिख दीजिए। ये हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। मौजूद संख्याओं में सबसे छोटी संख्या जो 4 अंकों की बन सकती है, अंकों को रिपीट किए बिना। क्या बोला मैंने? अंकों को रिपीट किए बिना, तो ये संख्या बन सकती है। अच्छा, अगर अंकों को रिपीट करने की परमिशन होती तो कहता है आपको जो अंक चाहिए जितनी बार लिखना है उतनी बार लिख लो और सबसे छोटी संख्या बताओ, तो आप क्या लिखते? तो आप लिखते देखो 4 तो आगे लिखना ही पड़ता। ठीक है, फिर आप लिखते 0 0 0 4000। क्यों? क्योंकि देखो भाई 0 0 0 तो लिख नहीं सकते, आगे एक संख्या तो लिखनी पड़ेगी, तभी तो संख्या बनेगी 4 अंकों की। तो आगे आपने 4 लिख दिया, फिर सबसे छोटे छोटे को रिपीट करो ताकि सबसे छोटी संख्या बने, तो 0 0 0 को रिपीट करो। अगर वो कहता रिपीट कर सकते हो, आप पुनरावृत्ति कर सकते हैं, तब तो आप ये संख्या लिखते। और अगर आप पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हैं तो आप ये संख्या लिखते। कई बार इसका अंतर पूछा जाता है तो आप इसका अंतर भी बता सकते हैं। देखिए हम अगले सवाल की बात करते हैं। क्या है अगला सवाल? अगला सवाल है 4 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या जिसका इकाई का अंक 7 हो का अंतर बताओ। मतलब आपको 4 अंकों की ऐसी संख्या बतानी है जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी और जिनका इकाई का अंक 7 हो और उनका अंतर अपने को बताना है। तो देखिए ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या। हमें एक बात पता है, जो भी ये संख्या है इनका इकाई का अंक 7 होना चाहिए, ये बाध्यता है, ये हमारे को कहा है कि चाहे आप ये संख्या लिखो चाहे ये संख्या लिखो, इकाई का अंक समझते हो जो सबसे लास्ट में आपको दिखता है, ये जो है ये 7 होना चाहिए और इनका अपने को अंतर बताना है। अब देखिए बाई चांस नहीं, ऐसा होता है परीक्षा में, ये बल्ब जल जाना चाहिए जब आप परीक्षा में बैठे हो, तो ये बल्ब जलना चाहिए। क्या बल्ब? ये भी कोई संख्या होगी जिसका इकाई का अंक 7 है और ये भी कोई संख्या होगी जिसका इकाई का अंक 7 है, तो आपको अंतर बताना है। तो अंतर बताने के लिए आप पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाओगे, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटाओगे। तो जब आप इस संख्या में से ये संख्या घटाओगे, यहाँ पे भी इकाई का अंक 7 लिखा हुआ है
यहाँ पे भी 7 लिखा हुआ है, मान लो आगे जो भी संख्या है, लेकिन 7 में 7 गया तो क्या है 0। मतलब यहाँ जो है उत्तर जो होगा उसका इकाई का अंक, मैंने क्या बोला, उत्तर जो होगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, 7 होगा। उत्तर के इकाई का अंक 7 होगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो सॉरी, उत्तर के इकाई का अंक 0 होगा। 7 में से 7 जा रहा है ना, 7 में से 7 गया तो क्या होगा 0 होगा। तो अगर आपको ऑप्शन में ऐसा कोई उत्तर दिख जाए जिसका इकाई का अंक 0 हो, भाई 7 में से 7 गया तो 0, ऑप्शन में अगर ऐसा कोई दिख जाए तो आपको यहाँ कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ कुछ चेक करने की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। ये संख्या क्या हो सकती है, हम कोई भी अंक काम में ले सकते हैं और ये सबसे बड़ी संख्या लिखनी है हमारे को, तो हम बड़े बड़े अंक काम में लेंगे, 9 और 9। अब कई लोगों के दिमाग में ये बात नहीं आई होगी जब सीट उनके हाथ में आई तब, तो उनके दिमाग में बात आ जानी चाहिए, भैया सवाल ने नहीं कहा कि आप पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। अगर सवाल बोलता ना कि आप पुनरावृत्ति नहीं कर सकते तो आप ये 9 9 9 नहीं लिख सकते थे, तो आप यहाँ 9 लिखते, फिर 8 लिखते, फिर 7 तो यहाँ आ गया, फिर 6 लिखते। लेकिन ऐसा है नहीं, ये क्या नहीं करा, पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। अब आप यहाँ क्या लिखोगे, सबसे आगे 0 तो लिख नहीं सकते, सबसे छोटी संख्या लिखनी है लेकिन सबसे आगे 0 तो नहीं लिख सकते। क्या लिखना पड़ेगा 1, और बाद में आप क्या लिख सकते हो 0 0। क्यों, क्योंकि पुनरावृत्ति आप कर सकते हो। बात समझ में आ गई ना। सबसे छोटी संख्या लिखनी है, सबसे छोटी संख्या लिख दी, आगे 0 तो लिख नहीं सकते, नहीं तो 4 अंकों की संख्या बनेगी नहीं, आगे लिख दिया 1, फिर सबसे छोटा अंक कौन सा है 0, उसको ही रिपीट कर दो 2 बार तो सबसे छोटी संख्या बन गई। तो ये तो बनी सबसे बड़ी और ये बनी सबसे छोटी। तो आपको अगर उत्तर चाहिए तो इसमें से आप घटा दीजिएगा, आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। अब अगर वो कहता पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, अगर कहता पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, ऐसा कहता, ये तो पुनरावृत्ति कर सकते हैं क्योंकि बोला नहीं कर सकते। अगर बोल देता कि पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, देखिए ये छोटी छोटी बातें होती है जिनको आपको परीक्षा में ध्यान रखना होता है। अगर वो बोल देता कि पुनरावृत्ति नहीं कर सकते तो आप क्या करते, वो देखिए जरा ध्यान से, तो आप यहाँ 9 लिखते, 9 वापस नहीं लिख सकते थे, तो यहाँ लिखना पड़ता 8, ठीक है। 8 वापस नहीं लिख सकते, यहाँ लिखना पड़ता 7 लिख नहीं सकते क्योंकि 7 पहले से इकाई के अंक पे लिखा हुआ है और 7 के बाद बड़ी संख्या क्या है 6, तो यहाँ पर ये संख्या बनती। और यहाँ क्या संख्या बनती देखिए जरा ध्यान से, 7 तो यहाँ से पहले फिक्स है, आप आगे 0 तो लिख नहीं सकते, आगे 0 लिख दोगे तो 4 अंकों की संख्या ही नहीं बनेगी, तो आगे आपको क्या लिखना पड़ेगा 1। अब सबसे छोटा पॉसिबल अंक क्या है जो यहाँ पर नहीं आया है, वो है 0। फिर क्या है देखो 0 1 आ गया, तो अब क्या आ सकता है 2। बस बात समझ में आई क्या भाई। आप सबसे छोटा अंक यहाँ पर 1 लिख सकते हो, 0 क्यों नहीं लिख सकते, 0 लिखोगे तो 4 अंकों की संख्या ही नहीं बनेगी, तो आपने 0 नहीं लिखा, 1 लिख दिया। अब क्या लिख सकते हो, अब 0 पड़ा है तो 0 लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं, अब 0 और 1 तो आ गया, उसके बाद छोटा अंक क्या है 2 है, तो फिर 2 लिख सकते हैं। अगर वो कहता पुनरावृत्ति नहीं कर सकते तो ये संख्या और ये संख्या बनती, इसमें से हम घटाते। और आप विश्वास करिए ये सवाल कक्षा 6 की से आया है, कक्षा 6 की किताब में आपको ये सवाल एज इट इज़ प्रिंट हुआ मिल जाएगा। कहने का मतलब है हम बेसिक इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि देखिए कंपटीशन एग्जाम है ना, उसमें वहीं से सवाल आते हैं, वहीं से सवाल पैदा होते हैं। ध्यान रखना, आपको ये बेसिक समझ होनी जरूरी है। एक बार आप बेसिक समझ पैदा कर लेंगे ना तो आप 100 तक जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और जो बेसिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये। और बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, बेसिक नहीं आता तो भैया आपको सीखना ही पड़ेगा, तभी तो आगे बढ़ोगे। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। सवाल कह रहा है 6 2 7 4 व 3 का प्रत्येक का एक बार प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाओ और उनका अंतर बताओ। बस सवाल आया समझ में, मैंने क्या बोला, संख्या बनानी है आपको 5 अंकों की, ठीक है। एक ही बार प्रयोग करना आपको, मतलब एक संख्या में एक ही बार प्रयोग करना है, मतलब पुनरावृत्ति नहीं करनी है। और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है और उसका अंतर आपको बताना है। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या बन जाएगी, देखिए बड़ी के लिए आप बड़े बड़े लिखते रहो, तो यहाँ क्या लिखोगे आप 7, फिर आप क्या लिख सकते हो 6, फिर आप क्या लिख सकते हो 4, फिर 3 और फिर 2। ये सबसे बड़ी संख्या बन गई 5 अंकों की। और छोटी बनानी है तो इसका रिवर्स कर दो, सिंपल सी बात है। छोटी कैसे बनेगी, छोटी कैसे बनेगी 2 के बाद क्या लिख सकते हो आप 3, फिर 4, फिर 6 और फिर 7। ये इसी का उल्टा लिख दिया मैंने। ये सबसे बड़ी बन गई और ये सबसे छोटी बन गई, घटा दीजिए, अंतर आपको पता चल जाएगा जो आपसे पूछा गया है। सवाल आपको PDF के रूप में मिले थे। अब देखिए, अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। यहाँ से एक नई कहानी शुरू करते हैं। अगला सवाल क्या है आपके सामने,
अच्छा, अगला सवाल तो इसी पर आधारित है। सवाल है संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लिखो। तो या तो आरोही में लिख दो या अवरोही में लिख दो, बाकी काम तो अपने आप हो जाएगा। 8 4 7 9 7 5 4 8 3 2 0 और 5 7 1 1। अब बहुत ही सरल सवाल हो गया। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े क्रम में। आरोही का मतलब क्या होगा? छोटे से बड़े। तो सबसे छोटी संख्या को सबसे आगे लिखा जाएगा। जैसे आपकी प्रार्थना की लाइन होती है, स्कूल में प्रार्थना की लाइन कैसे होती है? छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसे। सबसे छोटे को सबसे पहले लिखना पड़ेगा अपने को। छोटा कौन है? सबसे छोटा ये है। क्यों है? क्योंकि ये 3 अंकों का ही है और बाकी सब 4 अंकों के हैं, इसलिए देखने की जरूरत नहीं थी, ये सबसे छोटा है। इससे बड़ा कौन होगा? इससे बड़ा देखिए ये होगा, क्यों? बाकी सब 4 अंकों के हैं और ये 5 से शुरू हो रहा है, ये 8 से शुरू हो रहा है, ये 9 से शुरू हो रहा है, तो ये 5 वाला छोटा होगा। उससे बड़ा कौन होगा? उससे बड़ा 8 वाला होगा। और उससे बड़ा कौन होगा? उससे बड़ा ये होगा। अब देखिए ये बड़ा है तो बड़े की तरफ मुंह खुला रहेगा, बड़े की तरफ मुंह खुला रहेगा। इस तरीके से आपको इस सवाल को करना था। बहुत ही सरल सा सवाल है, बहुत ही सरल तरीके से आपको इसे कर लेना था। ये निशान है, जहाँ बंद होता है वहाँ छोटी संख्या होती है, जहाँ खुला होता है वहाँ बड़ी संख्या होती है। अगर आरोही में ऐसा लिखा है तो अवरोही में आप इसका उल्टा लिख देते। अगर आपको कहता है अवरोही क्रम में लिखो, तो अवरोही होता है बड़े से छोटा, तो आप क्या करते? 9 7 5 4 को लिखते, उसके बाद 8 3 2 0 को लिखते, उसके बाद 5 7 1 1 को लिखते और उसके बाद 847 को आप लिखते। इस तरीके से आप इसको लिखते। ठीक है, चलिए हम अगले सवाल की बात। तो ये थोड़ी सी हमने गॉसिप्स करी, थोड़ी सी बातें करी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी, इससे आपका कुछ बेसिक डेवलप होगा। अब देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है 1 लाख में कितने 100 होते हैं? 1 लाख में कितने 100 होते हैं? देखिए ऐसे ही सवालों से बनेगा, ऐसे ही सवालों से आपकी गणित तैयार होगी, ध्यान रखिएगा। इसी से हम 0 से लेकर 100 तक पहुंचेंगे। अभी देखना आप, कई इंटरेस्टिंग सवाल आएंगे इस कहानी के अंदर। ठीक है, चलिए 1 लाख में कितने 100 होते हैं? तो आप 1 लाख लिखिए जरा। ये आपने लिख दिया 1 लाख, ये आपने 1 लाख लिख दिया। अब आपको बताना है कि 1 लाख में कितने 100 होते हैं। तो देखिए इसमें से 100 को अलग रखो, पता चल जाएगा। कैसे? ये 100 कैसे बनता है? 2 0 से बनता है, तो 2 0 अलग रख दो। ये 2 0 अलग रख दिए, पीछे कितने 0 बच गए? 1 2 3 0 बच गए, पीछे हमने 1 3 0 रख दिए। तो कितने 100 होते हैं? 1100 होते हैं। कितने 100 होते हैं? 1100। 1 लाख के अंदर कितने 100 होते हैं? 1100 होते हैं। इसमें बात समझ में आई क्या? क्या किया? क्या कितने 100 होते हैं? तो 100 को अलग रख के देख लो। ये रहा 100, इस 100 को आपने अलग रख दिया। 100 मतलब 2 0, 2 0 को आपने अलग रख दिया। पीछे यहाँ कितने बच गए? 3 0। तो ये देख लो कितने 100 है इसमें? 1100 है इसमें। बात समझ में आ गई होगी। अगर 10,000 लिखे होते हैं यहाँ पे, ये लिखे होते और आपसे पूछा इसमें कितने 100 है, तो इस 100 को आप अलग रख दो, इस 100 को आप अलग रख देते। तो पीछे कितने बच गया? पीछे कितना बच गया? 100 बच गया। तो 100 होंगे किसके अंदर? 10,000 के अंदर। 1,000 में कितने 100 होंगे? 1,000 में 10 100 होंगे। कैसे? देखो जरा ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछ लूँ 1,000 के अंदर कितने 100 है, तो 1,000 देखिए जरा कैसे। ये 1,000, इसमें कितने 100 है? ये 100 को आप अलग रख दो, ये 100 को आपने अलग रख दिया। कितने 100 है? 10 100 है। 1,000 के अंदर कितने 100 है? 1,000 के अंदर 10 100 है। तो इस तरीके से आपको काम करना होता है। तो देखिए हम अगले सवाल की बात करते हैं। क्या है अगला सवाल? अगला सवाल ये है, यहाँ सिर्फ 1 लाख में से 1 घटा के लिखा है मैंने। बहुत ही सिंपल सी बात है, बात को समझिएगा जरा ध्यान से। क्या समझाना चाहता हूँ मैं? यहाँ पे लिखा गया ये 1 लाख में से 1 गया। देखिए ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। क्या ये? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ये। आपके दिमाग में एक बात फिर चलनी चाहिए, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से जस्ट पहले, मतलब 1 घटाने पर, 1 घटाने का मतलब क्या होगा? इससे जस्ट पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। क्या होगी? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ये बताने के लिए आपको सवाल दिया गया है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 99,999। ये इस तरीके से आपको बात समझनी है। जैसे कि देखिए
99 के बाद क्या आता है? 100 आता है। ये तो है 2 अंकों की सबसे बड़ी, ये 3 अंकों की सबसे छोटी। भाई 2 अंकों की सबसे बड़ी पे आओगे, उसके जस्ट बाद ही तो 3 अंकों की सबसे छोटी पे आओगे। या ये जैसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, इससे पहले क्या होगी? ठीक है ना, इससे पहले क्या होगी? 2 अंकों की, मतलब सॉरी, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इससे पहले क्या होगी? इससे पहले होगी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। कह सकते हैं ना 99 के बाद आएगा 100। 99 क्या है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और 100 क्या है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। मतलब अगर सबसे बड़ी में 1 जोड़ेंगे, मतलब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999, इसमें अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगी, जो कि ये होगी। बात समझ में आई क्या? या फिर अपने दिमाग में रहना चाहिए कि सबसे छोटी संख्या, मान लीजिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? ये। इसमें से अगर मैं 1 घटाऊंगा तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मुझे मिलेगी। ये बात आपके दिमाग में सिंपल ही चलनी चाहिए, सिंपल कैलकुलेशन में काम आने वाली चीज़ है। और ऐसे सिंपल करते ही हम देखना कहाँ तक पहुँचते हैं, कहाँ तक हमारी कहानी पहुँचती है। इन सब के नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है, जिन्होंने नहीं लिया है, एडमिशन ले लेना, नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स का फ़ायदा ये होगा कि आपको जो चीज़ नहीं आती है वही पढ़िए। जैसे आपके सामने नोट्स आ गए तो नोट्स आप, मतलब PDF फॉर्म में नोट्स आप आंखों के सामने निकाल लीजिए। उससे क्या फ़ायदा है कि आपको सवाल नंबर 8 नहीं आता तो उसमें लिखा हुआ है कि 8 नंबर सवाल कितने मिनट पर है, तो आप सीधा उतने मिनट में जाके 8 नंबर सवाल ही देखिए। जो सवाल आपको नहीं आता वही सवाल आप देखिएगा इसे, बस और मत देखिए। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल क्या है? 99 की परवर्ती संख्या बताओ। 99 की परवर्ती संख्या बताओ। अब ये एक शब्द है, यहाँ सिर्फ शब्द पर ही सवाल है। शब्द पर ही सवाल कैसे है? देखिए, परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? ये 2 शब्द है जो आपके दिमाग में रहने चाहिए बस। पूर्ववर्ती संख्या मतलब इससे पहले वाली, जस्ट पहले वाली मतलब 1 घटाने पर। तो 99 में से आप 1 घटाओगे तो कितना आएगा? 98। इसको तो आप क्या बोलोगे? पूर्ववर्ती। और परवर्ती किसको बोलोगे? परवर्ती इसके बाद वाली। परवर्ती क्या होगी? इसके जस्ट बाद वाली। तो 99 के जस्ट बाद वाली संख्या कैसे आएगी? इसमें 1 जोड़ोगे तो 100 क्या होगी? इसकी परवर्ती। मतलब किसी भी संख्या की जस्ट बाद की संख्या मतलब 1 जोड़ने पर आने वाली संख्या क्या कहलाती है? परवर्ती संख्या। और उसमें से 1 घटाने पर जो संख्या आती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पूर्ववर्ती संख्या। तो ये तो एक शब्द है जिस पर आधारित है। तो देखिए, कई बार परीक्षा में अगर ऐसी जानकारी भी काम में आ सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सामान्य तौर पर ये टेट जैसी परीक्षाओं में काम आती है, लेकिन बेसिक परीक्षाओं में आने वाली हर चीज़ आपके काम की है। अगला सवाल क्या है? 32 से 53 के बीच कितनी संख्याएं हैं? 32 से लेके 32 से 53 के बीच कितनी संख्याएं हैं? तो हम देखें 32 से 53 के बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो कहानी बहुत ही सरल है। देखिए, पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में भी डेवलप हो जाए, इसके लिए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा 6 से 10 के बीच कितनी संख्याएं हैं? 6 से 10 के बीच। तो ये तो मेरे को क्लास 3 का बच्चा भी बता देगा लिख कर। कैसे 6 से 10 के बीच जानना चाहते हो ना? तो एक तो 7 है, एक 8 है, एक 9 है। ठीक है ना? 6 से 10 के बीच ये 3 संख्या है कि नहीं है? ठीक है, ये बात तो आ गई, सबके दिमाग में सेट है। ठीक है, अब मुझे एक बात और बताइए, मैं आपसे पूछूं 6 से 10 तक, पहले हम ये ज्ञात कर सकते हैं 6 से 10 तक कितनी संख्याएं हैं? 6 से 10 तक कितनी संख्याएं हैं? आप बताइए जरा। अगर आप 10 में से 6 घटाओगे तो 4 आएगा। 10 में से आप 6 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 तो गलत उत्तर हो गया आपका। अगर आपसे कोई पूछे 6 से 10 तक कितनी संख्या है और आप 4 बोल दो तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? देखो तो जरा, खुद ही देख लो। 6, 7, 8, 9, 10 कितनी संख्या हो गई? 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब 6 से 10 तक संख्या पूछे ना तो 10 में से 6 नहीं घटाना है, 10 में से 5 घटाना है। क्यों घटाना है 5? 6 तो लेना है भैया। वो कह रहा है 6 से 10 तक संख्याएं बताओ, मतलब 6 को तो लेना है। किसको नहीं लेना है? 6 से पहले वालों को नहीं लेना है। तो 6 से पहले वालों में कौन सा आएगा? 6 से पहले वालों में 5 आएगा। तो 5 तक नहीं लेना है। तो कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं हैं। ये बात समझ में आई क्या? अगर ये बात आपके समझ में आ गई हो तो इसको आप एक छोटे से फॉर्मूले के रूप में भी दिमाग में सेट कर सकते हो। जब आपसे संख्याएं पूछे कि संख्याएं कितनी हैं, तो आप ये कीजिए, अंतिम में से पहली घटा दीजिए
पहली मतलब जो वहाँ दे रखी हो आपको और जो अंतिम दे रखी हो आपको, और +1 कर दीजिए, या आप सीधा सा कॉमन सेंस लगा लीजिए। अब दोनों चीज़ें यहाँ करके देखते हैं। पहला सवाल तो ये है, अगर वो पूछता 32 से, अब जैसे ये बात बताने के बाद, वैसे तो मैंने कोई बात बता दी इसलिए बात सरल हो गई, ये बात बताने के बाद भी ज़्यादातर स्टूडेंट के दिमाग में क्या आता है पता है, ये आता है कि भाई 53 है, इस 53 में से 32 घटा लेते हैं और फिर 1 जोड़ लेंगे, और या फिर क्या कर दो, 53 में से आप क्या कर दो, 31 ही घटा दो। क्यों, 32 तो लेनी है, 32 तो दिखानी है, मान लीजिए तो 32 तो दिखानी है, तो आप क्या कीजिए, आप ये पता कर रहे हो 32 से 53 तक कितनी संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो 53 में से आप 32 घटा दीजिए और 1 जोड़ दीजिए। जैसा कि अभी आपने सीखा, संख्याएं कैसा पता करते हैं, अंतिम माइनस पहली प्लस 1। तो इसमें से हम 31 घटा देते हैं, और या फिर हम क्या करें, हम 54 में से 32 घटा दें। एक ही बात है, देखो ये जुड़ गया, दोनों प्लस का है 54, देखो ये प्लस का दोनों जुड़ गया, इसमें से 32 घटा दिया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप इसमें से घटा के जोड़ दो तो ही बात एक ही है, ठीक है। 22 संख्या है, 22 उत्तर नहीं होगा। कई लोगों के दिमाग में 22 उत्तर चल रहा होगा, लेकिन 22 उत्तर नहीं होगा। 22 उत्तर तब होता जब वो कहता 32 से 53 तक। देखिए छोटी छोटी बातों में बड़ी जान है, ध्यान से समझ लीजिएगा और अपने दिमाग में ऐसे सेट कीजिएगा, अगली बार गलत नहीं होना चाहिए। 32 से 53 तक कितनी संख्याएं हैं? अगर सवाल ये होता तो जवाब ये होता कि 22 संख्याएं हैं। लेकिन अगर कहा 32 से 53 के बीच, बात समझे क्या, 32 से 53 के बीच मतलब 32 और 53 के बीच, बात समझे, 32 और 53 को नहीं लेना है, 32 से 53 के बीच पूछा है। हमने अभी पता किया कि 32 से 53 तक 22 संख्याएं होती है, वो कह रहा है इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं, मतलब इसको भी नहीं लेना है, इसको भी नहीं लेना है। उत्तर क्या हो गया, उत्तर 20 हो गया। बात समझ में आ गया होगा। काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स भी है जो इस चीज़ को गलत कर देते हैं। पहले तो यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्याएं हैं, 32 से 53 तक कितनी संख्याएं हैं, पहली बात यह है। तो 32 से 53 तक संख्याएं कैसे ज्ञात करोगे, 53 में से 31 घटाओगे आप। कितने घटाओगे, 53 में से 31। 32 क्यों नहीं घटाया, क्योंकि भैया 32 तो लेना है एक बार, तभी पता चलेगी कि 53 से 32 तक संख्याएं कितनी है। तो 53 से 32 तक 22 संख्याएं हैं। लेकिन अगर कहे 32 से 53 के बीच, तो बीच मतलब 32 को भी नहीं लेना है और 53 को भी नहीं लेना है, तो इस बार 22 भी नहीं होगी, 2 संख्याएं ये भी हट जाएगी। कितनी संख्याएं होगी, 20 संख्याएं होगी। इस सवाल पे बड़ा विचार कीजिएगा, आपके लिए बहुत जरूरी सवाल है। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। क्या है हमारा अगला सवाल? देखिए सवाल धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे, छोटी छोटी गणना से सवाल हम बड़े सवाल की तरफ चलते जाएंगे। सवाल है 6/7 में 6 का भाग दो। वैसे तो ये कोई सवाल ही नहीं है, कक्षा 3 का ही सवाल है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसको भी गलत करने के लिए तैयार रहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। पहली बात तो अगर किसी के दिमाग में ऐसा आया है कि मैं 6/7/6 लिख दूं और बटा के बटा वाला ऊपर ले जाऊं और 6×6 36/7 कर लूं, तो बिल्कुल गलत आया उसके दिमाग में। ऐसा नहीं करना है, इसीलिए आपको सिखाया गया है। 6/7 में 6 का भाग देना है, बात समझिएगा ध्यान से। 6/7 में अगर आपको 6 का भाग देना है तो 6 को भाग में लिख दो सीधा सा, ये लो 6 को भाग में लिख दिया। बात समझे कि नहीं समझे? कैसे? अगर आप गणित के तरीके से देखना चाहते हो तो ऐसे देखो, 6/7 में आपने भाग दिया 6 का। भाग देने का मतलब क्या होता है, गुणा का निशान लगा के संख्या को उल्टा कर दो। लो संख्या को उल्टा कर दिया, गुणा का निशान लगा के। याद है बचपन में क्या करते थे, जब भाग करना होता था तो गुणा लगा देते थे और संख्या को उल्टा कर देते। 6 का उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/6। इस 6 से 6 कट जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा, 1/7। बात समझ में आ गई क्या? इसी को शॉर्टकट फॉर्म में कैसे याद रखना है वो देखो, 6/7 में 6 का भाग देना है आपको, तो ये आपने लिखा 6/7। भाग किसका देना भैया, भाग देना है 6 का, तो 6 को भाग में लिख दो ना। ये भाग में जहाँ 7 लिखा हुआ है वहीं 6 को लिख दिया, ये देख लो। 6/7 में 6 का भाग दो, हमने क्या किया, 6/7 लिखा और उसके भाग में क्या किया, भाग कहाँ है, यही है ना, भाग में क्या किया, 6 लिख दिया। 6 से 6 कट हो गया, ऊपर क्या बच गया, 1, तो 1/7 उत्तर आ गया। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कई बार गलत कर देते हैं। बेसिक परीक्षाओं में काम आने वाली चीज़ है, बेसिक परीक्षाओं में काम आने वाली गणना है ये, ठीक है। अब कोई कहे सर मेरे को कोई ऐसे पूछता 6 में आप 6/7 का भाग दो, तो क्या करता, तो देखो 6 के भाग में लिख दो 6/7। अब 6 के भाग में 6/7 लिखते, इस बार बटा के बटा वाला कहाँ चला जाता, आपका ऊपर चला जाता, ये 6/6 और 7 आ जाता ऊपर। अब आप कहोगे सर पिछली बार क्यों नहीं गया, पिछली बार इसलिए नहीं गया, इसको समझिए वापस।
देखिए हमें बेसिक बातें सीखनी है, इसलिए काम किया जा रहा है। 6/7 में 6 का भाग दे रहे हो ना, तो आप ऐसे दो, ये बीच वाला बट्टा आ गया, और 6 के नीचे भी बट्टा में कुछ लिखा होना चाहिए, इसलिए 6 के नीचे आपने बट्टा में क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। आगे के बाद समझ में, इससे ये गुणा होगा, इससे ये गुणा होगा, ऊपर 6 होगा, नीचे 6 × 7 होगा, इससे ये कट जाएगा, 1/7 आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा ताकि ये सवाल गलत नहीं हो, और ऐसी बात की वजह से, ऐसी गणना की वजह से आपका सवाल गलत नहीं हो, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल क्या है देख लीजिए जरा सा। अगला सवाल 6010 - 6000 भाग 10। बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको बोर्ड मास को फॉलो करना होता है। क्या होता है बोर्ड मास? BODMAS। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब ये होता है कि देखिए ब्रैकेट, सबसे पहले आपको कोष्टक को हल करना होता है, उसके बाद ओ मतलब ऑफ, का, ये OF ऑफ नहीं है, ये ऑफ है, का, सन ऑफ सरदार होता है ना, सन ऑफ सरदार, वो ऑफ है ये। डी फॉर डिवाइड मतलब भाग, M फॉर मल्टीप्लाई मतलब गुणा, A फॉर एडिशन का मतलब होता है जोड़, और S फॉर सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है बाकी या घटाना। तो आपको इस क्रम में काम करना होता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आपका क्रम ये होना चाहिए, आपको पहले भाग करना पड़ेगा, फिर गुणा करना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा, फिर घटाना पड़ेगा। और पहले का लिखा है तो का काम करना पड़ेगा, पहले उससे पहले कोष्टक है तो वो काम करना पड़ेगा। आप इस क्रम में काम कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि सर ये 6010 में से पहले 6000 घटा दूं तो 10 बच जाएगा, उसमें 10 में 10 का भाग दूंगा तो एक उत्तर आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है पहले आपको क्या करना जरूरी है, पहले आपको भाग करना पड़ेगा, फिर आप माइनस कर सकते हो। देखो कि आपने बोर्ड मास नियम को फॉलो करना होता है। तो देखिए 6010 में माइनस में लिखा हुआ है 6000, इसमें आप पहले 10 का भाग दोगे। 10 का भाग देने का मतलब क्या है? आप 10 को भाग में लिख दो। 10 का भाग देने का मतलब क्या होता है? 10 को भाग में लिख दो। आपने 10 को भाग में लिख दिया, 0 से 0 कट हो गया, यहाँ क्या बच गया? 6010 में से आपको 600 घटाने हैं। तो 60 मतलब 6000 में से 600 घटाओ, क्या बचेगा? 5400। ऊपर क्या है? 10, तो 5410 क्या है आपका आंसर। इस तरीके से आपको इस सवाल को आगे बढ़ाना था। इसमें आपको बोर्ड मास का प्रयोग करना था। बोर्ड मास के प्रयोग वाला जस्ट एक सवाल और है जिसको हम हाथों हाथ ले लेते हैं। देखिए जरा ध्यान से, सवाल ये है 72 भाग 9 का 1/3 प्लस 2/3 गुणा 1/2। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात आपके सामने है जिसको आप ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर का लिखा हुआ है, ये का, इस का विशेष मतलब है भैया। वैसे तो का मतलब गणित में क्या होता है? गुणा होता है। लेकिन ये जो का है, अगर ये का वाला गुणा होगा, क्या होगा? का वाला गुणा। क्या सर का वाला गुणा स्पेशल होता है क्या? हाँ स्पेशल होता है। क्यों होता है भाई का वाला गुणा स्पेशल? का वाला गुणा इसलिए स्पेशल होता है कि अगर का वाला गुणा होगा तो वो भाग से भी पहले होगा। अभी आपने क्या सीखा था? पहले भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर जोड़ होती है, फिर बाकी होती है, सीखा था ना। लेकिन मैं आपको एक अलग बात क्या सिखा रहा हूं यहाँ पे कि का वाला गुणा अगर है तो वो भाग से भी क्या होगा? पहले होगा। तो इस सवाल के अंदर देखो भाग का निशान भी है और का भी लिखा हुआ है और गुणा भी लिखा हुआ है। क्या करोगे? सबसे पहले का वाला गुणा करोगे, भाग भी बाद में करोगे। पहले हम भाग करते हैं, फिर हम गुणा करते हैं, लेकिन का वाला गुणा हम भाग से भी पहले करते हैं। तो ये का वाला काम पहले करोगे। अब आप जब ये काम करोगे 9 का 1/3 लगाओगे तो का की जगह गुणा का ही निशान, बस ये काम पहले करना है। तो 9 गुणा 1/3, 9 गुणा 1/3 क्या होगा? 3 एकम 3, 3 तिया 9, कितना आएगा? 3 आएगा यहाँ से। तो इसकी जगह आप पूरे की जगह क्या लिख दोगे? 3। 72 भाग 3 प्लस यहाँ से क्या आ गया? 3। अब देखो 2/3, कई लोग यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 एकम 2 और 1 3/2, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, ठीक है। 72 में 3 का भाग दोगे तो 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 बार जाएगा। उत्तर 24 नहीं है 25 से, ध्यान रखिएगा। मैंने कहा कंफ्यूज हो सकते हो, जरूर नहीं है सब होए, नहीं होए तो अच्छी बात है, हम ये चाहते हैं नहीं हो। भाई यहाँ जब गुणा में काटा है ना आपने, 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा है, तो कटा है तो 1 बचा है ना, क्योंकि गुणा में कटा है।
ठीक है ना। अगर प्लस माइनस में कटता है, जैसे कि प्लस का 5 है और माइनस का 5 है, ये कटता है तो क्या बचता है, 0 बचता है। लेकिन 5 बटा जब 5 आप काटते हो तो 0 थोड़ी बचता है, क्या बचता है आपके, 1 बचता है। इसलिए यहाँ पर भी इस वाले सामान से भी क्या आया हुआ है, 1 आया हुआ है। ये काम कर दिया गुणा वाला इधर, ये कर दिया इधर भाग वाला, फिर जोड़ वाला काम करना था, जोड़ वाला काम कर दिया, 25 आपका उत्तर आ गया। तो ये आपने बोर्ड मास को फॉलो किया है। ऐसा नहीं है कि बोर्ड मास कंप्लीट हो गया है, बोर्ड मास को हम सरलीकरण में पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम की चीज़ें नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। ये तो हम जीरो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, जीरो। मतलब गणित पढ़ने के लिए क्या पढ़ा जाए उससे हम शुरू करने के लिए कर रहे हैं। ये इसका पहला भाग है। जल्दी इससे जुड़े हुए कुछ सवालों के साथ इसका दूसरा भाग भी आपके सामने मौजूद होएगा। 0 से 100 तक का जो कोर्स है, जिसकी बहुत ही मिनिमम फीस है 1000 रुपीज़, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों हो रही है। आपको इस तरह की PDF के साथ में आपको PDF के रूप में सोल्ड भी पूरा सीट मिल रही है। मतलब पूरा चैप्टर आपके सामने सोल्ड है पहले से। जो भी क्वेश्चन आज होने वाले हैं वो आपको सोल्ड मिल गए हैं पहले। तो आपको जो क्वेश्चन देखना है, टाइमिंग लिखा है, उसी क्वेश्चन पे जाके वही देखो, वही समझो। उससे आपका समय भी बच जाएगा और आप एक अच्छी पढ़ाई भी कर लोगे और ये आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर होगा। अब देखिए, अब जो सवाल हमारे सामने है ये एक व्यवहारिक सा सवाल है और एक व्यवहारिक अप्रोच इस पर लगानी होती है। देखिए सवाल क्या है, सवाल ये है 1 सही 1/2, 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2। ये आपका सवाल है। क्या अप्रोच लगाएंगे या कैसे इस सवाल में आप आगे बढ़ेंगे उसको समझिए, बहुत सिंपल सा। देखिए एक मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। आप एक दुकान पे गए और एक 6.5 रुपये और 5.5 रुपये की वस्तु ली। आप कितने रुपए दोगे, 6 और 5 11, और ये आधा रुपया और आधा रुपया मतलब 50 पैसे ऊपर हो गए तो कितना हो गया, 1 रुपया, और ये 6 और 5 कितना हो गया, 11। तो आप कितने रुपए दोगे, 12। यहाँ आपने कैसे जोड़ा, आपने 6.5 को और 5.5 को ऐसे जोड़ा, 6 और 5 को आपने अलग अलग जोड़ लिया। तो 6 और 5 कितना हो गया, 11 हो गया, और ऊपर वाला आधा और आधा कितना हो गया, 1 हो गया। तो 11 और 1 कितना हो गया, 12। इस तरीके से आपने जोड़ा। तो आप इस तरीके से यहाँ पर भी जोड़िए। देखिए ये आधा और आधा 1, ये आधा और आधा कितना हो गया, 1। इनको आप अलग से जोड़ लीजिए। बात समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल सी बात है। आधा और आधा 1, आधा और आधा 1, 1 और 1 कितना हो गया, 2। इसको आपने अलग से जोड़ दिया और बाकियों को आपने अलग से जोड़ा। बाकी आपके सामने क्या है, 1 है, 11 है, 111 है, 1111 है। जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1234। इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको 2 जोड़ना है। तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका, 1236 आपका उत्तर आ जाएगा। इस तरीके से आपको इस सवाल को आगे बढ़ाना था। बहुत सिंपल सी अप्रोच आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखिए इस अप्रोच पे काम कीजिए हमेशा ही। और भी खूब चीज़ें होती है जिनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें अभी कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, एक व्यवहारिक बात आपको पता होनी चाहिए कि जो 1/4 होता है ना, इसको आप बोलते हो 1 पाव। क्या बोलते हो इसको आप, 1 पाव। या फिर आप इसको बोलते हो 1/4। क्या बोलते हो, 1/4। मतलब ये चौथा हिस्सा है, 1 का चौथा हिस्सा है, 1 किलो का चौथा हिस्सा, 1 मीटर का चौथा हिस्सा। जो भी चीज़ है उसका चौथा हिस्सा ये है 1/4। अगर आप 1/4 को और 1/4 को, 1/4 को और 1/4 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, हाफ आएगा, आधा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अगर आप 1/4 को, 1/4 को और 1/4 को 3 बार जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, 3/4 बन जाएगा। आप 1/4 को, 1/4 को, 1/4 को और 1/4 को 4 बार जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में घूमनी चाहिए। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, ये आपकी बेसिक मैथ्स को तैयार करेगी। जैसे कि आपके सामने 1/4 और 1/2 लिखा हुआ है, तो बिना किसी गणना के आपके दिमाग में 3/4 आ जाना चाहिए। ये 1/4 है और ये आधा है। आधे के अंदर क्या है, आधा क्या है, 1/4 और 1/4 के 2 बार मिलने से आधा बना होगा। और 1/4 ये रहा, 1/4 2 बार ये रहा, ठीक है ना। ये पाव है, इसमें पाव 2 बार है, तो कितना हो गया, 3 पाव हो गया या 3/4 हो गया। ये चीज़ आपके दिमाग में डायरेक्ट चलनी चाहिए। और नहीं तो आप फिर गणना से भी कर सकते हो। कैसे, 2 और 4 का लसाअ पे कितना होगा, 4। जब भी हर समान नहीं हो, ये देखिए ये जो हर है, जब भी ये हर समान नहीं हो तो आप लसाअ पे लेंगे। लसाअ पे लिया आपने, 2 और 4 का लसाअ पे 4 होगा। छोटी संख्याओं का लसाअ पे लेने के लिए आप क्या करते हो, ध्यान से सुनना। 2 के पहाड़े में 4 आता है क्या, हाँ 4 आता है। तो 2 और 4 का लसाअ पे क्या है, 4 ही है। इस तरीके से काम करते हो। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 6 और 24।
6 के पहाड़े में 24 आता है क्या? हाँ आता है। तो 6 और 24 का लसअप है क्या है? 24 ही है। 6 और 18, 6 के पहाड़े में 18 आता है क्या? हाँ आता है। तो 6 और 18 का लसअप है क्या है? 18 ही है। 6 और 8, 6 के पहाड़े में 8 आता है क्या? नहीं आता है। तो 8 को आगे बढ़ाओ। 8 दूनी 16 आता है क्या? नहीं आता है, आगे बढ़ाओ। 8 तिया 24 आता है क्या? हाँ आता है। तो 6 और 8 का लसअप है क्या है? 24 है। तो इस तरीके से आपको बेसिक चीज़ों को सोचने का तरीका आना चाहिए। अब देखिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ हर एक सवाल आपकी अप्रोच पैदा करेगा जो आगे जाके आपके सामने काम आने वाली है। तो देखिए अगला सवाल क्या है आपका? अगला सवाल है 5 सही 2/7 लिखा हुआ है यहाँ पे। 5 सही 2/7, इसको आपको 3 से गुणा करना है। अब एक बहुत ही सिंपल सी बात समझ लीजिए आप, चाहे ये ऐसे लिखा हुआ हो चाहे ये ऐसे लिखा हुआ हो, 5 + 2/7 एक ही बात होगी। आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं है। कहने का मतलब है आपको कभी मौका मिले कि आपको 3 + 2/5 को जोड़ना है, आप 3 + 2/5 करने की जगह अगर आपने ऐसे लिख दिया 3 सही 2/5 तो कोई फ़र्क नहीं है, बात एक ही है। 3 × 5 = 15 और 2 17, इधर से भी 17/5 ही आएगा और इधर से भी 17/5 ही आएगा। तो आपने सोचा कि ये जो 5 सही 2/7 है ये 5 + 2/7 है और इसके बाहर 3 होने का मतलब 3 दोनों से गुणा होगा, तो 3 को दोनों से गुणा कर दिया हमने। तो देखिए 3 को हमने 5 + 2/7 से गुणा किया तो क्या बन गया? देखिए 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, 6/7। वापस वैसे ही लिख देते हैं। जब भाई हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यही तो बात है ना। आज ये लिखा हुआ है तो ऐसा लिख देते हैं। कैसे? 15 + 6/7 को क्या लिख देते हैं? 15 सही 6/7। ये आपका उत्तर आ गया। बात समझ में आई क्या? डायरेक्टली सोचो जरा, डायरेक्टली क्या सोचा? ये तो हो जाएगा 3 × 5 = 15, ये हो गया 15 और ये 3 दूनी 6, 15 सही 6/7। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है इतनी बातें कि इसका मतलब ये होता है, ये और ये एक ही चीज़ होती है। आप तो ऐसे सोच सकते हो डायरेक्टली। कैसे? जरा देखिए वापस। 5 सही 2/7 लिखा हुआ था अपने सामने, इसको आपको 3 से गुणा करना था। आपने 3 को इससे गुणा किया, कितना हो गया? 15। आपने 3 को इससे गुणा, कितना हो गया? 6। 15 सही 6/7। आगे बात समझ में? इसमें अब और क्या ध्यान रखना है उसको समझिए जरा ध्यान से। देखिए और आपको ये ध्यान रखना है इसमें, जैसे कि लिखा हुआ है 4 सही 3/5, सवाल में लिखा हुआ है 4 सही 3/5 और इसको आपको 3 से गुणा करना है। इस बार आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए बहुत सिंपल सी बात, क्या है? बहुत सिंपल सी बात। 4 को 3 से गुणा करोगे तो 4 तिया कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। लेकिन इससे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 तिया 9/5। अब ये 9/5 नहीं रहेगा यहाँ पे। क्यों नहीं रहेगा? देखो जब भी आप इस तरीके से लिखते हो ना तो अंश छोटा दिखना चाहिए आपको, और अगर अंश छोटा नहीं दिख रहा है ना तो आप सोच लीजिए इसे अभी और बदलने की ज़रूरत है। इसे क्या करने की ज़रूरत है? और बदलने की ज़रूरत है। तो 12 तो पढ़ा ही है, ठीक है, 12 तो आगे पढ़ा है। 12 के आगे लिखा हुआ है 9/5। 9/5 को बदलिए। आप कैसे बदलोगे? देखो मैं आगे लिख रहा हूँ इसको सेम टू सेम को। 12 + 5 × 5 कितना बच गया? 4। तो 1 सही 4/5। बात समझ में आ गई क्या? कैसे? इधर बहुत सिंपल सी बात है, अगर नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखिए 5 × 5 कितना बच गया? 4। इस 4 को ही तो आप यहाँ लिखोगे और किसका भाग दिया था? 5 का, उसको आप कहाँ लिखोगे? यहाँ। जिसका भाग दिया था उसे आप यहाँ लिखोगे। यही तो करते हो आप। तो आपने 9/5 को क्या लिखा? 1 सही 4/5। 1 सही 4/5 मतलब एक तो पूरा है और ऊपर कितना है? 4/5 है, ठीक है ना। तो 12 में एक तो सीधा सीधा जुड़ जाएगा। अब कितना हो जाएगा? 13 सही 4/5 इसका उत्तर होगा। तो बात समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल तरीके से अप्लाई करना है। ऐसा एक और उदाहरण बोलूँ मैं, क्या पता मैंने आपको दिया भी हो सीट में। नहीं, सीट में नहीं है तो मैं डायरेक्टली बोल के देखता हूँ। देखिए ज़रा, मैंने लिखा यहाँ पर 2 सही 4/7 और मैंने कहा मैं इसे 4 से गुणा करता हूँ। तो ये तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। इसको 4 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा? 16/7। 16/7 तो रहेगा नहीं, तो इसको क्या लिखूँगा? 7 दूनी 14। कितना बच गया? 2। 2 सही 2/7। 8 में 2 सही 2/7 कैसे जोड़ूंगा? 8 में 2 तो सीधा जोड़ दो। 8 और 2 10, 10 सही 2/7। समय और कार्य चैप्टर में ऐसी गणना बहुत काम आने वाली है, ध्यान रखिएगा। समय और कार्य चैप्टर में ऐसी गणना काम आएगी। कैसे काम आएगी, किस ट्रिक में काम आएगी, वो मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। फिलहाल आप ये समझिए कि ये बात आपके दिमाग में आई कि नहीं आई। 4 दूनी 8 हो गया, 4 चौक 16/7 हो गया। 16/7 को आप 7 दूनी 14, 2 सही 2/7 लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया? 10 सही 2/7 हो गया। अब देखिए जरा,
हम बात करते हैं अगले सवाल की। अगला रोचक सवाल क्या है हमारे सामने और उसमें हमें क्या क्या सीखने के लिए मिलता है वो देखिए ज़रा। तो अगला सवाल ये हमारे सामने 9 9 9 1/7 प्लस 9 9 9 2/7 प्लस 9 9 9 3/7। देखिए हम बेसिक और कैलकुलेशन सीखने के लिए चीज़ें कर रहे हैं, अभी हम कोई चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर शुरू कर देंगे बहुत ही जल्दी। या पैरेलल जो चैप्टर चल रहा है उसमें ऐड कर देंगे, जैसा भी होगा, लेकिन बेसिक आना जरूरी है। तो बेसिक के 8-10 घंटे की क्लासें आपकी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो 8-10 घंटे हैं जो नहीं आएंगे तो बार बार परेशान होगे, और ये चीज़ें अगर आपको आ रही होगी तो आप इनको बार बार प्रयोग करोगे। ठीक है, देखिए ये ऐसी एक गणना हमारे सामने आई, 2-3 बातें यहाँ पर लागू होती है। क्या बातें लागू होती है वो देखिए। सबसे पहले तो मैंने कहा था ऊपर वालों को अलग अलग जोड़ लें, मैं आपको दिखाने के लिए अलग से लिख रहा हूँ, बाकी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए 1/7 2/7 ये आपको अलग से दिख रहा है भैया, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको दिखा सकूँ कि क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं। इनको हम अलग से जोड़ सकते हैं, इनको हम अलग से जोड़ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 बार 99 लिखा हुआ है, तो या तो 999 लिखा हुआ है, 999 999 999, या तो मैं इसको 6 बार जोड़ दूँ या 6 से गुणा कर दूँ, सीधी सी बात है ना। जैसे कि देखिए 10 लिखा हुआ है 4 बार, तो या तो आप क्या करोगे 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस ऐसे 4 बार लिख के जोड़ दोगे, और या आप 10 × 4 भी तो कर सकते हो। तो मैं भी तो यहाँ पे ये काम कर सकता हूँ। 999 को मैंने क्या कर दिया 6 से गुणा कर दिया। अब इसको 6 से गुणा कर दिया, यहाँ पर भी एक तरीका है, पहले हम इसके बारे में बात करें तो बहुत सरल सी बात है। देखिए 6 4 10 5 15 3 18 19 20 21 21/7 आया ये, और 21/7 से क्या बन गया 3 बन गया। तो ऊपर जो राशियाँ थी ये आप इनको डायरेक्ट जोड़ते 21 दिखता, बट्टा में क्या लिखा हुआ है 7, क्योंकि सबका हर समान है तो सीधा जोड़ना होता है। तो 21/7 बराबर सीधा क्या हो जाता 3। तो बात समझ में आ गई होगी ऊपर वाली राशियों का क्या हुआ, तो इस लाइन को हटा दिया जाता है। अब हम इसके देखते हैं 999 का क्या हुआ। 999 को आपने 6 से गुणा करना है, तो देखिए जरा 999 को आप 6 से गुणा कर रहे हो, एक तो आप सीधा 6 से गुणा कर लो, और दूसरी चीज़ जो है, एक तो आगे ट्रिक आने वाली है, उस ट्रिक का प्रयोग करेंगे। एक आप पहले से ही सोच लीजिए, उस ट्रिक का बेसिक ही सोच लीजिए। जब भी आपको 999 दिखा है, अगर आप ऐसे सोच लो तो ये 1000 माइनस 1 है कि नहीं है भाई। 999 लिखूँ चाहे 1000 माइनस 1 लिखूँ, बात तो एक ही है ना। हाँ एक ही है। इसको अगर मैं 6 से गुणा करूँ, ये कितना हो गया 6000 माइनस 6, तो 6000 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 5994। ऊपर कितना पड़ा था, ऊपर 3 पड़ा था, ये देखो ये एक्स्ट्रा वाला कितना है 3 है, तो इसमें आप 3 जोड़ोगे तो 5997 आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपको इस सवाल को करना था, बहुत ही सरल सवाल है। अब देखिए ये बहुत सरल बात है, आप 999 के 2 सामान खरीदोगे तो क्या करोगे मुझे बताओ जरा। आपने 2 वस्तु खरीदी 999, आप ऐसे सोचोगे ना 1000 में 1 रुपया कम है, इधर भी 1000 में 1 रुपया कम है, तो कुल मिलाकर क्या होगा 2000 के अंदर क्या होगा 2 रुपया कम होगा। ऐसे सोचोगे, ऐसे ही हम यहाँ सोच सकते हैं कि 1000 में 1 रुपया कम है, इसको 6 बार जोड़ना है। 1000 में 1 रुपया कम, 6 बार जोड़ना है तो 6000 में 6 रुपया कम, 6 बार जोड़ना है तो 6000 में 6 रुपया कम, और 6000 में जब 6 रुपया कम करोगे तो कितना आ जाएगा 5994 रुपया आ जाएगा। इस तरह से आपको अप्रोच लगानी है, ठीक है। और नहीं तो आप सिंपल से गुणा भी कर सकते थे यहाँ पे। आप इसको ये भी सोच लीजिए, अगर आप इसको 6 से गुणा करते तो ये आता, और ऊपर वाले 3 को आप जोड़ दे तो ये उत्तर आता, ठीक है ना। ये सब अप्रोच आप लगा सकते हैं, आपको इसलिए सिखाई जा रही है सब, क्योंकि आप सब काम में लेंगे। देखिए अगला सवाल क्या है, उसमें क्या अप्रोच काम में आई उसको देखिए ज़रा ध्यान से। यहाँ लिखा हुआ है 587 गुणा 999। ये आप कैलकुलेशन ट्रिक के रूप में सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारी बार काम आने वाली है आपके, ठीक है ना। इवन बड़ी परीक्षाओं में भी काम आती है, छोटी परीक्षाओं में भी काम आती है, बहुत काम की चीज़ है। 999 से गुणा करना सीख रहे हो आप, कभी भी 9 वाली किसी भी संख्या से आपको गुणा करना हो तो आप क्या कीजिए, जितने 9 है ना उतने 0 लगा दीजिए। क्या बोला मैंने, जितने 9 है उतने शून्य लगा दीजिए संख्या के आगे, और उसी संख्या को घटा दीजिए। क्या करेंगे, उसी संख्या को घटा देंगे। ये शून्य कहाँ लगाएंगे, जो भी हमारे पास संख्या है उसके आगे जितने 9 है उतने शून्य लगाएंगे, और उसी संख्या को के मान लो हमने संख्या लिखी है तो उसी संख्या को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ऐसे कुछ याद नहीं रखना है आपको, आप यहाँ करके देखिए कैसे। ये लिखा हुआ है 587, कितने 9 है 3 9 है, तो 1 2 3 9 लगा दिया।
3 जीरो लगा दिया और 587 इसमें से घटा दिया। तो यहाँ सिर्फ इस माइनस करने से आपका उत्तर आ जाएगा। तो आपको इतना ही काम करना है और काफ़ी स्टूडेंट्स को ये बातें पता भी होगी। मैंने कहा था कुछ बच्चों को ये चीज़ें पता ही होगी, इसलिए तो मैंने PDF दी है ताकि जिसको जो पता है वो देख लेवे पहले, और जो पता है वो नहीं पढ़े, और जो नहीं पता है वो पढ़ लेवे। ठीक है, चलिए। ऐसा क्यों हुआ पता है आपको? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 999 क्या होता है, वो 1000 माइनस 1 होता है। तो जब आप इसको 587 से गुणा करते हो तो देखो 587 को जब आपने 1000 से गुणा किया तो 3 तो क्या लग गए, 0, और जब आपने इसे 1 से गुणा किया तो क्या हुआ, 587 क्या हो गया, इसमें से घट गया। इस कारण से ऐसा हुआ। तो ऐसा ही एक और उदाहरण भी आपके सामने था, और वो ये था कि 216 गुणा 9999, ये आपका सवाल था। इस बार कितने 9 है बताइए जरा आप, कितने 9 है? 4 बार 9 है तो 4 जीरो लगा दीजिए 216 के आगे। या आपने 1 2 3 4 जीरो लगा दिए, और इसी संख्या को 216 को ही आप क्या करोगे, इसमें से घटा दोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो आपको गुणा 9 समझ में आया? चाहे एक बार 9 से गुणा करना हो, चाहे 2 बार करना हो, चाहे यहाँ पर ऐसा लिखा होता 212 गुणा 9, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 212 एक बार 9 है, जीरो लगाया, इसी संख्या को घटाया, 212 घटा दिया, उत्तर आ जाएगा। देखिए बात समझिए ध्यान से, 525 है, इसको मुझे 99 से गुणा करना है। मैं क्या करूँगा, 99 से गुणा करना है, 2 बार 9 है, 2 जीरो लगाऊंगा और इसी संख्या को 525 को ही घटा दूंगा। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिए। और यही चीज़ आप देखिए यहाँ पर भी, ऐसे भी काम में लेके देखिए आप जरा, ऐसा होता है कि नहीं होता है, मतलब होता तो है ही, जो भी आपको बताया जा रहा है, लेकिन आपको प्रयोग में लेना है। कैसे? 999 गुणा 999, आप क्या करोगे, इसको संख्या मान लो, इसके जीरो लगा लो। 999 में से आप 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा लिया आपने, 3 9 है तो 3 जीरो लगा लिए, इसी संख्या को घटाना है तो 999 को ही घटा लिया। आई बात समझ में? और यही सवाल ऐसे होता 998 गुणा 999, तो आप क्या करते, इस 998 के आगे कितने 9 है, 3 9 है तो 3 जीरो लगा देते, और इस 998 को ही घटा देते। घटाना किसको समझ में आया ना, इसी संख्या को घटाना है। ये बल्ब दिमाग में रखिएगा, ये गलती नहीं हो जाए किसी भी हालत में। आपको याद रखना है कि इसी संख्या को घटाना है, इसी संख्या को घटाना है, इस बात को आप दिमाग में रखिएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन थी। अब देखिए हम अगले सवाल की बात करते हैं। सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत सारी जगह काम आती है, आपके दिमाग में बहुत अच्छे से अप्लाई हो जानी चाहिए, ताकि क्या होगा, जब आप वापस लगाएंगे सवाल, जब आप हल करेंगे तब आपके दिमाग में ये मौजूद होगी और आप इसका प्रयोग करेंगे, बहुत सारी जगह काम आएगी। तो देखिए आपकी सीट में अगला सवाल क्या था, आपकी सीट का अगला सवाल था 442 को 25 से गुणा कीजिए। अब 442 को 25 से गुणा करना तो एक सिंपल सी बात है, लेकिन आपको क्या सिखाने के लिए ये सवाल दिया गया था उस बात को समझिए। आपको ये सिखाने के लिए सवाल दिया गया था, ये बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़। क्यों? क्योंकि देखिए गुणा 5 गुणा 25 गुणा 125 गुणा 625 बहुत सारी बार काम में आने वाले हैं, ये बहुत सारी बार जब आप गणित हल करेंगे। क्योंकि आप परीक्षा के 35 क्वेश्चन ही थोड़ी हल करने हैं, उसके लिए आप कम से कम 1000 क्वेश्चन 2000 क्वेश्चन हल करेंगे ना घर बैठ के प्रैक्टिस के, तो वहाँ पर ये चीज़ें बहुत सारी बार काम आएगी, तो वहाँ आपका इतना सारा समय बच जाएगा। इसलिए बात को ध्यान से समझिएगा। जब भी आपको किसी संख्या को 25 से गुणा करना होता है तो आप 25 से गुणा करने की जगह, गुणा 25 करने की जगह 00/4 लिख सकते हो। 00/4 का मतलब होता है 100 गुणा 100/4। और मैंने 00/4 क्यों लिखा, डायरेक्ट संख्या के आगे 00 लगा देंगे तो 100 से गुणा अपने आप ही हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? ये वास्तव में 100/4 है, लेकिन आपको क्या दिख रहा है, आपको ये 00/4 दिख रहा है। कैसे, इसका क्या फ़ायदा है? देखो इसका सिंपल सा फ़ायदा तो ये देखो, आपके सामने एक उदाहरण लिखा हुआ है 16 गुणा 25। आपने क्या किया, आपको पता है 25 से गुणा करना हो तो आप क्या करोगे, 00/4 लिख दोगे, तो क्या हो गया 4 चौक 16। तो देखिए विदिन 2 सेकेंड 1 सेकेंड 2 सेकेंड आपकी गणना हो गई। बहुत बड़ा काम नहीं किया है, बहुत सिंपल सी बात है। कैसे है वो देखिए, भैया आपको 25 से गुणा करना था, आप अगर ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ेगा ना। किसी संख्या में ऊपर और नीचे अगर आप समान संख्या से गुणा करते हो, मतलब यहाँ भी जिससे गुणा किया वहाँ भी इससे गुणा किया, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना।
तो 25 को जब आप 4 से गुणा करोगे तो ऊपर क्या बन जाएगा 100 और बट्टा में क्या रह जाएगा 4 रह जाएगा। इसीलिए आपको ये सिखाया गया है कि गुणा 25 करने को आप कह सकते हो 00/4 कह सकते हो। और ये गणना बहुत सारी बार काम आने वाली है आपके, बहुत सारी बारी काम इस तरीके से भी आने वाली है। कई बार आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि आपको देखने के लिए मिल गया 16 गुणा 425/25, ठीक है। या ये तो कटने वाला है, मान लीजिए कटने वाला नहीं हो, यहाँ पर मान लो जो थोड़ी सी टफ गणना हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ दे दिया 421, ये आपको हल करना है। यहाँ पर कैसे काम आएगा देखो, इस 25 की जगह आप क्या लिखोगे 00/4। तो यहाँ तो कोई संख्या तो है नहीं भाई, यहाँ कोई संख्या दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, तो किसके आगे 00/4 लिखूँ, तो 1 लगा के 0/4 लिख दूँ, मतलब 100/4 लिख दूंगा। कैसे देखो 16 × 421, इस 25 की जगह क्या लिखूंगा 100/4, 100/4 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब क्या हो गया, अब हमें इन संख्याओं को गुणा ही करना है और 100 है तो 2 के बाद पॉइंट लगाना है, तो हमारी गणना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। तो अब देखिए आपने गुणा 25 सीखा, अब आपने गुणा 25 सीखा, बहुत सारी परिस्थितियों में काम आएगा, ध्यान रखना ही है, जहाँ पे कई तरह की कैलकुलेशन मैच करेगी। मतलब आपने ये सीख लिया। अच्छा ये अपने ये उदाहरण सीट में था तो इसको कर लीजिए। 442 गुणा 25 करना था, आपने 442 गुणा 25 नहीं करके आपने 442 00/4 लिख दिया। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 0, 4 × 5 20 और 0, यह आपका उत्तर आ गया 11,050। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। इंटू 25 करने का आपने नया तरीका देख लिया 00/4। जैसे आपने इंटू 25 के लिए सीखा ये, वैसे ही 125 के लिए जब भी आपको 125 से गुणा करना होता है तो आप याद रखिए आप 000/8 कर सकते हो। बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत सारी जगह परसेंटेज में, लाभ हानि में, चक्रवर्ती ब्याज में, जैसी एक्सरसाइज में ये गणना बहुत सारी बार काम आती है। कैसे, एक उदाहरण लीजिए, सरल उदाहरण लेता हूँ मैं। 16 गुणा 125 लिखा हुआ है, आपने क्या किया, इसकी जगह 000/8 लगा दिया। 8 दूनी क्या हो गया 16, 2000 आपका उत्तर आ गया। तो देखिए आपने कितनी सरलता से काम कर लिया। 125 जब लिखा है तो आप क्या करोगे, इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप चलिए इसे मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, बाकी वही सिंपल सी बातें हैं। गुणा 25 को आप क्या लिख सकते हो 00/4, बस इतना याद रखिएगा। गुणा 5 को आप क्या लिख सकते हो 0/2, और गुणा 125 को आप क्या लिख सकते हो 000/8, और गुणा 625 को आप क्या लिख सकते हो 000/16। ये तो ये चारों चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है ना। अगला जो सवाल था जो हमारे सामने था वो ये था कि 832 को आप 125 से गुणा कीजिए। क्या था, 832 को आप 125 से गुणा कीजिए। तो देखिए 832 को आपने 125 से गुणा किया तो कैसे किया वो देखिए ज़रा, ये लिखा हुआ है 832। देखिए हम वही कैलकुलेशन, ये यूँ नहीं कि मैंने पूरी कैलकुलेशन ट्रिक सिखा दी, कैलकुलेशन की सीरीज अलग से चलाऊंगा मैं, लेकिन ये सिर्फ आपको इसलिए सिखाई जा रही है ताकि आप गणना की वो चीज़ें पकड़ पाएँ जो ज़्यादा काम में आती है, जो बेसिक से जुड़ी हुई है, ठीक है। बाकी हम कैलकुलेशन की भी कई चीज़ें सीखेंगे, ध्यान रखना, ऐसी चीज़ें जो हमारे दिमाग में फिट रहे, ठीक है ना। 832 को 125 से गुणा करना है। 125 की जगह आप अगर 000/8 लिख देते हो, जैसा कि आपने सीखा 125 को 000/8 लिखा जा सकता है, तो काम कितना सरल हो गया। देखिए 8 एकम 8, 0, 8 चौक 32 और 000, ये आपने इसका उत्तर निकाल लिया। सिर्फ एक भाग देने से, 8 का भाग देने से आपका काम हो गया। इसी तरीके से आपके सामने 625 का भी उदाहरण है, और अगला सवाल ही आपके पास 625 के उदाहरण पे ही है। देखिए जरा क्या है अगला सवाल, क्या है 3248। देखिए सीट बनाई गई है ताकि आप बेसिक से पढ़ना सीखना शुरू कर सके, आप बेसिक से पढ़ सके, चीज़ों को जान सके, है ना। 625 की जगह आप क्या लिख सकते हो 000/16। अगर आपके बात दिमाग में है ये तो देखिए 3248, 625 की जगह आपने 1 2 3 4/16 लिखा। अब 16 का भाग दिया, 16 दूना 32, 4 उतारा, भाग नहीं गया, इसे कहते हैं भाग का टूटना। आपने लिखा 0, 8 लिखा, 16 दिया 48, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 आपने लगा दिया। तो सिर्फ 16 का ये भाग देने से आपका काम निकल गया। ये बात आपको सबको समझ में आ गई होगी, भाग का टूटना, और नहीं आई तो मैं इधर बता देता हूँ। देखिए क्या लिखा मैंने लिखा 16 दूना 32,
ठीक है, यहाँ मैंने 4 ले लिया। एक बार में आप एक ही तो संख्या ले सकते हो, आपने एक बार में एक संख्या ले ली लेकिन भाग नहीं गया, इसे बोलते हैं भाग का टूटना, और आपको यहाँ लगाना होता है 0, फिर आप एक संख्या और लेते हो, ठीक है ना। तो आपने 8 लिया, 16 दिया 48, आ गई बात समझ में, और ये भाग पूरा चला गया। पीछे 1 2 3 4 0 थे, आपने सीधे सीधे 1 2 3 4 0 लिख दिए। इस तरह की गणना आपने इसमें करी। तो अब देखिए हमारा अगला सवाल क्या है। हमारा जो अगला सवाल है, बहुत सारे लोग गलत करने वाले, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मैं ऐसा नहीं चाहता कि गलत करें आप, लेकिन बात समझने की है। 50 प्लस 51 प्लस 52 प्लस ऐसे करके आपको 100 तक ऐड करना है, ठीक है ना। देखिए ये समान अंतर वाली श्रेणी है कि नहीं है ना। समान अंतर वाली श्रेणी क्या बोलते हैं इसको, सुनिएगा, इसको बोलते हैं समान अंतर वाली श्रेणी। जब आपको समान अंतर वाली श्रेणी दे रखी हो या क्रमागत संख्याएं दे रखी हो, क्रमागत संख्याएं भी समान अंतर वाली श्रेणी होती है, तो इसका योग करने का तरीका क्या होता है वो देखिए। जोड़ने का तरीका संख्याओं को देखिए, यहाँ हर संख्या के, हर अगली संख्या के बीच में जो अंतर है वो समान है कि नहीं है। 50 51 52 53 54 55 इस तरह से चल रहा है। तो इसके जो योग का तरीका होता है वो तरीका होता है n पहली प्लस अंतिम बटा 2, पहली प्लस अंतिम बटा 2, ये इसको जोड़ने का तरीका था। कब? जब संख्याएं समान अंतर वाली श्रेणी के रूप में हो, जब ऐसी संख्याएं आपको दे रखी हो, जब आपको ऐसी श्रृंखला दे रखा हो। मैंने क्या शब्द काम में लिया? जब आपको ऐसी श्रृंखला या ऐसी सीरीज दे रखी हो जहां पर संख्याएं समान अंतर में हो, जहां पर हर अगली संख्या पिछली संख्या के बीच में गैप जो है वो बराबर हो। यहाँ और यहाँ गैप और यहाँ और यहाँ गैप क्या है? बराबर है। बात समझ में आ गई होगी। तो वहां पर आपको जब इन संख्याओं का योग करना हो तो उसका तरीका होता है n पहली प्लस अंतिम बटा 2। अब यहाँ पर n का मान क्या होगा? तो यहाँ पर n का मान 51 होगा, ठीक है ना। ये क्यों होगा ये समझिएगा। यहाँ तो आपने 50 लिख दिया, यहाँ आपने 100 लिख दिया, बट्टा में आपने 2 लिख दिया। ये 51 क्यों हुआ ये मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या सिखाया था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये सिखाया था, आपको जोड़ना है, आपको 50 से लेके 100 तक कितनी संख्याएं हैं पता करना है। यही तो बात हुई ना भैया। आप 50 से लेके 100 तक जोड़ रहे हो, यहाँ जो इसका जो जोड़ने का फॉर्मूला है, जो सूत्र है वो ये है n मतलब संख्याएं कितनी है। n का मतलब क्या है? n मतलब संख्याएं कितनी है, ये लिखना है यहाँ पर। तो संख्याएं कितनी है, तो संख्याएं कितनी है, तो 50 से लेके 100 तक कितनी संख्याएं हैं? तो 100 में से आपको 50 नहीं घटाना है, 49 घटाना है। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, मैंने बताया था कि अगर 6 से 10 तक कितनी संख्याएं आपको जानना है तो 10 में से 6 नहीं घटाना है, 6 को तो लेना है। 10 में से क्या घटाना है? 5 घटाना है, उससे पहले वाली घटानी है। 6 को तो साथ में लेना है, यहाँ 50 को तो साथ में लेना है। तो कितनी संख्याएं हैं देखने के लिए आपको 100 में से 50 नहीं घटाना है, 100 में से क्या घटाना है? 49 घटाना है। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर 51 आएगा। ऐसा मैंने आपको सिखाया था थोड़ी देर पहले जब संख्याओं के बारे में पता करते हैं। मैं वापस इसके बारे में एक बात करता हूँ, उसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मेरे सामने किसी ने कहा 6 से 10 तक कितनी संख्याएं हैं, तो मैं कहूँगा भैया पहले तो मैं गिन लेता हूँ, 6 7 8 9 10 कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं। अब आप इसको 10 में से 6 अगर घटा दोगे तब तो 4 ही आएगा, गलत हो जाएगा। ये गलत इसलिए हो जाएगा, 10 में से 6 नहीं घटाना है, 10 में से 5 घटाना है। क्यों? 6 को तो लेना है, इससे पहले वाली नहीं लेनी है। कितनी है देखने के लिए क्या करना है? 1 से लेके 5 तक को नहीं लेना है, 6 से लेके 10 तक को लेना है। तो 1 से लेके 5 तक को नहीं लेना ना, 6 को तो लेना है। तो 10 में से 6 क्यों घटाऊं? 10 में से क्या घटाऊं? 5 घटाऊं, तो सीधा उत्तर मिल जाएगा। बस यही काम मैंने ये किया। 50 को तो लेना है तो 100 में से 50 क्यों घटाऊं? क्या घटाऊंगा? 49 घटाऊंगा, और वही काम मैंने यहाँ पर किया है। अब एक सिंपल सी गणना है, 150 71 गुणा 51 गुणा 75 का आप गुणा करोगे और आपका उत्तर आ जाएगा। PDF नोट्स में मैंने इस तरह का गुणा कैसे करता है वो भी करना सिखाया है, तो उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और वैसे आगे हम कैलकुलेशन ट्रिक्स सीखेंगे, वैसे हम इस तरह के गुणा के बारे में बात भी करेंगे कि ऐसा गुणा करते कैसे हैं। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल ये था कि 34 28 में से न्यूनतम संख्या, देखो आप इसे किसी भी चैप्टर से जोड़ के नहीं देखें, अभी संख्या क्या घटाई जाए, आप बेसिक बातों से जोड़ के देखें इसे।
क्या घटाई जाए कि यह संख्या 13 से पूर्णतया भाज्य हो जाए, कि यह संख्या 13 से पूर्णतया भाज्य हो जाए। ये सवाल। अब इस सवाल को समझाने से पहले मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात समझाना चाहूँगा, ताकि ये सवाल आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाए। मैं आपको ये समझाना चाहूँगा, मुझे आप ये बता दीजिए, अगर मैं कह दूँ कि 22 में से क्या घटाएं कि यह 3 से भाज्य हो जाए। 22 में से क्या घटाएं कि यह 3 से भाज्य हो जाए। तो आप इस सवाल को कैसे करोगे भाई? आप डायरेक्टली बताओ तो मन से। तो 3 के पहाड़े में क्या आता है? देखो तो 3 7 21 आता है ना, यहाँ 22 लिखा हुआ है। क्या घटाएं? तो 1 घटा दो भैया, तो क्या बन जाएगा? 21 बन जाएगा, 3 से भाज्य बन जाएगा। ये बात तो अपने दिमाग में डायरेक्ट आती है ना भाई। 22 में से क्या घटाएं कि 3 से भाज्य बन जाए? तो 22 से पहले 21 आता है 3 के पहाड़े में, 3 7 21, तो 21 तक तो 3 के पहाड़े में आता है, ठीक है ना। ऊपर वाला 1 ही तो नहीं आता है। तो इसी बात को आप ऐसे लॉजिक की तरह समझो, नियम की तरह समझो कि मैंने देखो ये 3 लिखा और ये मैंने लिखा 22, अब भाग दिया, 3 7 कितना हो गया? 21। कितना रह गया यहाँ पे रह गया 1। ये जो शेषफल है ना, हमेशा यही घटाया जाए। क्या घटाया जाए? जो शेषफल है वही घटाया जाए। ये बात ध्यान में रखना। जब भी कहे कि इस संख्या में से कितना घटाया जाए कि ये संख्या इस संख्या से भाज्य हो जाए, तो आप कह दो भैया भाग दे लो और जो शेषफल है वो घटा लो। अगर आप शेषफल को घटा लोगे, जैसे कि यहाँ 22 है, यहाँ शेषफल 1 है, इस 22 में से अगर आप इस शेषफल 1 को घटा लोगे तो क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। संख्या इससे क्या हो जाएगी? भाज्य। क्यों? क्योंकि शेषफल को घटाने का मतलब है संख्या 1 कम होती, और संख्या 1 कम होती, सुनना, शेषफल को घटाने का मतलब है कि संख्या 1 कम होती, और संख्या 1 कम होती तो यहाँ क्या बचता? यहाँ 0 बचता, और जब यहाँ 0 बचता है तो पूर्णतया भाज्य होता है। 0 बचने का मतलब पूरा पूरा भाग चला गया, और पूरा पूरा भाग चला गया, वही तो कह रहे हैं भाज्य। यहाँ 0 कब बचता है? शेषफल, जब पूरा पूरा भाग चला जाता है। सिंपल सी बातें हैं, नहीं अगर पता हो तो कोई दिक्कत नहीं, अभी समझिएगा, अभी इनको दिमाग में बैठाइएगा। आपको इस सवाल का उत्तर निकालने से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, इस सवाल में कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई हो रहा है उसको समझिए कि ये क्या कहना चाह रहा है कि अच्छा ये 22 है, इसमें से 1 निकाल देते हैं, 21 बचता है। मतलब अगर ये शेषफल को निकाल देंगे तो शेषफल बचेगा नहीं। शेषफल बचेगा नहीं मतलब शेषफल 0, या नहीं बचने का, शेषफल नहीं बचने का मतलब पूरा पूरा भाग जाना है। तो वही तो पूछ रहा है कि क्या घटाएं कि भाज्य हो जाए। तो शेषफल घटाएं तो भाज्य हो जाए। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? अब जो चीज़ हमने वहाँ सीखी है उसको हम यहाँ अप्लाई करेंगे। हम 13 का भाग देंगे 34 28 में, 13 दूना 26, कितना बच गया? 8 82, 13 छंग 78, कितना बच गया? 4, 13 तिया 39, कितना बच गया? 9। अगर हम ये 9 है, इस 9 को घटा देंगे इस संख्या में से। क्या घटाया जाए? 9 घटाया जाए बस, क्योंकि शेषफल घटाया जाए। अगर इस 9 को घटा देंगे तो कोई शेषफल बचेगा ही नहीं, कोई शेषफल बचेगा ही नहीं, मतलब पूरा पूरा भाग चला जाएगा। शेषफल 0, शेषफल नहीं बचने का मतलब क्या है? पूर्णतया भाज्य है। ऐसे इस बात को दिमाग में सेट रखनी है। अच्छा, एक बल्ब जो परमानेंट दिमाग में सेट रखना है वो ये है कि क्या घटाया जाए? शेषफल घटाया जाए। आगे क्या जोड़ा जाए के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप दिमाग में ये सेट कर लीजिए, क्योंकि हमारा काम यहाँ पे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में बैठाना है, जिससे हम इन सवालों की तरफ बढ़ सकें। तो क्या घटाया जाए? शेषफल घटाया जाए। ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो देखिए अगले सवाल की बात करते हैं। क्यों घटाया जाए शेषफल? कि भैया शेषफल घटा दोगे उस संख्या में से तो शेषफल बचेगा नहीं, शेषफल बचेगा नहीं, इसका मतलब पूर्णतया भाज्य हो जाएगी। अब देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल 17 की घात लिखा हुआ है 200 और बट्टा में लिखा हुआ है 18। बहुत सारे स्टूडेंट है ना इसको याद करते हैं, इसको याद नहीं करना, इसको बहुत बेसिक तरीके से समझना है, तो ये सवाल बहुत ही सरल रहेगा। देखिए जरा भाई, मुझे ये जो 17 है ना इसको ऐसा बनाना है 18 जैसा, ताकि इसमें काट पीट आराम से हो सके। तो मैं 17 को क्या लिख दूंगा? 17 को लिख दूंगा 18 माइनस 1। क्या लिख दूंगा? 18 माइनस 1। 18 माइनस 1 की घात क्या लिख दी मैंने? 200 लिख दी। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिसको दिमाग में सेट रखना है। प्रूव्ड कॉन्सेप्ट होता है ये, ठीक है। आपने जब ऐसा लिख दिया ना
तो आप ये सोचिएगा कि आपको इसमें इसका भी भाग देना है, इसमें भी भाग देना है, इसमें भी देना है भाग और इसमें भी देना है, इसकी घात जो भी बनेगी इसमें भी भाग देना है और इसमें भाग देना है, बस यही सोचना है आपको। तो आपको पता है ना, इसमें 18 में तो भाग देंगे तो 18 का भाग चला जाएगा, इसलिए इसकी टेंशन खत्म। बात समझ में आ गई? क्या बोला मैंने बोला इसकी टेंशन क्या हो गई है, इसकी टेंशन खत्म हो गई है, ठीक है ना। अब हमें किसका भाग देना है सिर्फ, अब हमें सिर्फ इस -1 में क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये -1 की घात कितनी दिखनी चाहिए आपको, इस -1 की घात दिखनी चाहिए आपको 200, इसमें 18 का भाग देना है। अब कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये 18 -1, ये a - b जो है ये a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab होता है। हाँ होता है, मैंने उस पर काम कर लिया। कैसे कर लिया भाई, ये a का वर्ग बनेगा इससे और ये नीचे 18 ही तो लिखा हुआ है तो कटेगा ही, फिर 2ab बनेगा, उसमें भी a तो आएगा ही, 18 नीचे लिखा हुआ है उससे भी कटेगा। सिर्फ इसके लिए देखना है कटेगा या नहीं कटेगा। अगर जो मैंने बात अभी अभी बोली है वो दिमाग में नहीं बैठी है तो टेंशन नहीं लेनी है, जो मैं कह रहा हूँ उसको सोचना है। ऐसे प्रश्न में हमेशा इससे देखो काम हो रहा है ना, हो रहा है, इसको भूल जाओ। अब इसको देखो, -1 की घात 200। अब मुझे बताओ -1 की घात 200 होने से -1 आएगा या प्लस का 1 आएगा? प्लस का 1 आएगा। क्यों? क्योंकि देखो 200 क्या है, सम संख्या है, सम संख्या मतलब दो के जोड़े बनेंगे, तो दो के जोड़े बनेंगे तो इसको क्या लिखोगे, -1 गुणा -1, तो -1 गुणा 1 से -1 से क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। फिर आगे ऐसे दो के जोड़े बनते जाएंगे, 1 1 1 1 प्लस का 1 बनता जाएगा और कुल मिलाकर यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। तो इसे आप क्या लिखोगे, 1/18। अब आपकी जिम्मेदारी रह गई है कि आप अगर 18 बार लिख के 1 अंदर लिख के भाग दो तो शेषफल 1 ही तो बचेगा, क्योंकि जब 18 से जब तक छोटा है तब तक शेषफल क्या है, 18 ही है। शेषफल कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। कहने का मतलब आप ऐसा काम कर रहे हो, 1 तो यूँ लिखा हुआ है, 18 यूँ लिखा हुआ है, तो आप कहोगे सर भाग जा ही नहीं रहा है, एक बार ही नहीं जा रहा है, तो ये शेषफल ही तो है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आई क्या? इस तरीके से ऐसे सवाल को करते हैं। इस 18 जैसा इसको बनाने के लिए लिखा 18 - 1 की घात 200। ये 18 से 18 हो रहा है, इसकी टेंशन खत्म। -1 की घात 200, -1 की घात 200 लिखी हुई है, सम है ये क्या है, सम। याद कुछ नहीं करना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये सम है का मतलब क्या है, जोड़े बन जाएंगे ऐसे, और ऐसे जोड़े बन जाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 गुणा होके फाइनली प्लस का 1 आ जाएगा और 1/18 का शेषफल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से आपको इस सवाल को करना था। बात समझ में आ गई होगी, बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 19 की घात 200 होती तो भी अपना यही सवाल का उत्तर यही आता, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे मान लीजिए ऊपर कुछ ऐसी संख्या होती जिसमें हम माइनस जनरेट कर सके तो अलग सवाल होता। हम सवाल ही देख लेते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है 25 की घात 25/26। 25 की घात 25/26। इसको क्या लिखोगे आप, इसके जैसा लिखना चाहते हो आप तो 26 - 1 लिखोगे। भाई 25 को आप क्या लिख सकते हो, 26 - 1 ही तो लिख सकते हो ताकि इसके जैसा दिख जाए। ऊपर घात में कितना लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है, बटा में क्या लिखा हुआ है, 26। इस 26 तो 26 के साथ सेटल हो गया, जैसा कि मैंने भी आपको सिखाया था, हमेशा आप ऐसा सोच लें, ठीक है ना। इस 25 को आपने क्या लिख दिया, 26 - 1 लिख दिया। ये 26 तो 26 के साथ सेट हो गया, क्या बच गया, -1 की घात 25 और बटा में क्या लिखा हुआ बच गया, 26 बच गया। अब -1 की घात इस बार 25 है, विषम है, तो इसका जो उत्तर आएगा -1 आएगा। यहाँ से क्यों आएगा -1? -1 इसलिए आएगा, देखो ध्यान से, इस बार जोड़े नहीं बनेंगे क्योंकि -1 गुणा -1 से 1 हो गया, फिर -1 गुणा 1 से -1 हो गया। लेकिन देखो चॉइस होती तो दो के 12 बार जोड़े बन जाते और प्लस का 1 हो जाता। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, उसके बाद एक संख्या बच जा रही है। क्यों? क्योंकि ये 25 है, जोड़े नहीं बन रहे, लास्ट में एक माइनस का 1 बच जाएगा। तो यहाँ कितने भी प्लस के 1 आए लेकिन माइनस के 1 से गुणा होकर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। इस सिंपल सी बात को दिमाग में सोच लीजिए कि भाई घात में माइनस लगा हुआ है, ऊपर सम संख्या लिखी हुई है, तब तो जोड़े बन जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसा हो जाएगा। लेकिन ऊपर विषम संख्या लिखी हुई है माइनस के ऊपर, तो माइनस माइनस प्लस तो हो गया, लेकिन आगे वाला 1 बच जाएगा ना, वो उसको वापस क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ऐसी बहुत सिंपल सी बात आपको सोचनी है जो 6th 7th का बच्चा सोचता है, ठीक है ना। -1 की घात आपने क्या लिखी है, 26 लिखी है। अब देखो कभी भी माइनस में शेषफल नहीं हो सकता, कभी ऐसा सुना आपने शेषफल माइनस में हो, नहीं, तो आप क्या करोगे, देखो ध्यान से, शेषफल -1 होने का मतलब है 26 - 1, इसमें से -1, किसमें से, जो यहाँ लिखा होता है ना, इसमें से -1। बात समझ में आ गई ना। अगर आपके सामने ऐसा लिखा जाए -3/22, मतलब शेषफल क्या देखोगे, अब यहाँ पर 22 में से 3 चला गया,
बात समझ में आ गई। यहाँ पे आपने -1/26 लिखा हुआ देखा, तो 26 - 1 तो शेषफल क्या हो गया इसका, इसका शेषफल हो गया 25। तो ना तो आपको ऐसे सवाल को रटने की जरूरत है, ना कुछ याद रखने की जरूरत है, बेसिक कॉन्सेप्ट से आपने किया है और सवाल का उत्तर आपके सामने है। मैं एक बार वापस बोल रहा हूँ, जरा सुनिएगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ इसको मैं 26 - 1 लिखूंगा। 26 की तो कोई दिक्कत नहीं है, किसकी दिक्कत है, -1 की दिक्कत है। -1 की घात 25 है, बट्टा में 26 लिखा हुआ है, तो यहाँ से -1 आएगा, बट्टा में 26 लिखा हुआ है, माइनस में तो होता नहीं है, तो 26 में से 1 घटा दिया तो 25 आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल सी बात को बहुत ही सिंपल से तरीके से आपको दिमाग में सेट रखनी है और पूछा जाता है, परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। अब देखिए हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल की। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। चलिए, अगर बात आई है तो बात को समझिए कि बात क्या है। बात यह है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या मतलब आप गिनती को बोल दीजिए, नेचुरल नंबर n से लिखते हैं इसे, जो आपकी गिनती होती है, जो 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है, इसको आप बोलते हैं प्राकृत संख्या। पहली बात तो समझ में आ गई होगी आपको प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं। दूसरी बात, प्राकृत संख्याओं के वर्ग। तो भाई अगर प्राकृत संख्याओं के वर्ग करने हैं तो किसी भी संख्या का आपको वर्ग करना हो तो वर्ग का मतलब क्या, उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। तो हर संख्या को अगर गुणा करूंगा, कोई भी संख्या होगी उसके पीछे 10 अंक हो सकते हैं। क्या, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। आप कहोगे सर ये तो प्राकृत संख्या में नहीं है। मैं 0 की बात नहीं कर रहा हूँ, 40 तो है ना, क्योंकि 1 से लेकर अनंत तक तो है ना, 10 तो है ना, 20 तो है ना। मतलब मैं तो पीछे वाले अंक की बात कर रहा हूँ, इकाई के अंक की बात कर रहा हूँ। किसी भी संख्या का जो इकाई का अंक होगा वो ये होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 अंक जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही तो किसी संख्या के पीछे हो सकते हैं। हाँ, यही हो सकते हैं। अब जब इनका वर्ग करते हैं, वर्ग करने का मतलब क्या होता है, देखिए वर्ग करने का मतलब संख्या का उसी संख्या से गुणा करना, संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। अब सोचो जरा, मैंने सोचा एक संख्या ये मान लीजिए 32 है, 32 का वर्ग है, तो 32 का वर्ग क्या होगा, 32 गुणा 32 होगा। क्या होगा, 32 गुणा 32। अब इसका अगर इकाई का अंक निकालना है तो हमेशा इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करने से ही तो इकाई का अंक निकलेगा। बात समझ में आया ना। यहाँ वापस सोचिए, यहाँ लिखा हुआ है 48 का वर्ग, तो आप क्या करोगे, 48 गुणा 48, 8 8 64, तो पीछे क्या आएगा 4। मतलब यूनिट डिजिट या इकाई का अंक आपको कैसे मिलेगा, इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करने से ही हमें इकाई का अंक मिलेगा। तो इन्हीं का तो वर्ग होकर हमें इकाई का अंक मिलेगा। मान लीजिए किसी संख्या के पीछे 0 होगा और वो संख्या उसी संख्या से जब गुणा होगी, 0 वाली संख्या से ही वो जब गुणा होगी तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, 0 ही तो होगा। मान लीजिए कोई संख्या 1 है और वो 1 वाली संख्या, 1 मतलब पीछे 1 है, इकाई का अंक 1 है, यहाँ 11 हो सकता है, 21 हो सकता है, 31 हो सकता है। इन संख्याओं को जब इसी संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 1। मान लीजिए यहाँ 32 है, 42 है, 52 है, उसको उसी संख्या से गुणा करोगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 4। 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 25, 6 छंग 36, 7 साती 49, 8 8 64, 99, 81। तो आप देखो क्या क्या आ सकते हैं। ये वर्ग करने से आया, ये वर्ग करने से आपने देखा कि पीछे ये आ सकते हैं। दुनिया की किसी भी संख्या, क्योंकि भाई दुनिया की कोई भी संख्या होगी तो उसके पीछे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यही तो हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ थोड़ी हो सकता है, नहीं इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब दुनिया की किसी भी संख्या का अगर आप वर्ग करोगे तो उसके पीछे 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, फिर 4 आ सकता है, फिर 5 आ सकता है, फिर 6 आ सकता है, फिर 9 आ सकता है। ठीक है ना, 6, 7, 8, 9, 9। अब क्या नहीं आ सकता वो देखो तो 2 और 3 नहीं आ सकता और 7 और 8 नहीं आ सकता। आपके सामने 2 सवाल है, दोनों के उत्तर यहीं से हैं। मतलब ये बल्ब आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए। क्या बल्ब है, बल्ब यह है कि दुनिया की कोई भी प्राकृत संख्या है उसका जो इकाई का अंक है वो 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। क्या बोला, किसी भी प्राकृत संख्या के वर्ग का, क्या बोला, किसी भी प्राकृत संख्या के वर्ग का इकाई का अंक, किसी भी प्राकृत संख्या के
वर्ग का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। अब देखिए, पहले मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी जानकारी से आपका उत्तर आ जाए कि बस ये सीख लिया तो आप वर्ग के बारे में सब सीख लिया। वर्ग के बारे में 10 जानकारी है जो आप कैलकुलेशन मैथ्स में सीखोगे। कि भाई आप एक बात सीखोगे कि 1 से लेके 25 तक की संख्याओं का वर्ग देख लो आप, उनके पीछे जो 2 अंक आते हैं ना, वही दुनिया की हर संख्या के वर्ग के पीछे आते हैं। तो ऐसी खूब सारी बातें आप सीखोगे जिनसे आपको सवालों को हल करने में मदद मिलेगी। कि कोई संख्या अगर 5 से खत्म होती है ना, तो उसका जो वर्ग है उसके पीछे हमेशा 25 आएगा। 15 नहीं आ सकता, 35 नहीं आ सकता, 45 नहीं आ सकता, उसके पीछे हमेशा क्या आएगा? 25 आएगा। ऐसी खूब सारी बातें आपको सीखने के लिए मिलेगी। लेकिन फिलहाल आपने एक बात सीखी है, एक बेसिक जानकारी सीखी है। मैं इसको कैलकुलेशन ट्रिक्स से नहीं जोड़ रहा। कैलकुलेशन ट्रिक्स में मैं आपको वर्ग निकालने की कई चीज़ें बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हमने ये सीखा कि किसी भी प्राकृत संख्या के वर्ग का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। ये जानकारी आपने सीखी। तो अब जो आपको सवाल दे रखा है इसमें देखिए, कहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। और इस सीट में आपको जो सबसे लास्ट ऑप्शन दिया था उसके पीछे क्या लिखा हुआ था? 2 लिखा हुआ था। सबसे लास्ट ऑप्शन दिया हुआ था 143, 642। ये तो भैया 2 आ गया इसके पीछे में, नहीं हो सकता। और सेम टू सेम जो अगला सवाल था ना, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर जो सी ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 42, 437। तो बाकी तो चेक करने की जरूरत ही नहीं, ये तो नहीं हो सकता। तो ये फर्स्ट स्टेप से, जरूरी नहीं है सब फर्स्ट स्टेप से हल, हर सवाल फर्स्ट स्टेप से हल होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये तो हो रहा है ना। हमने एक बेसिक जानकारी सीखी है ना, इस जानकारी को साथ में लेके चलेंगे ना, तभी तो 0 से 100 तक पहुंचेंगे ना। देखिए, पूरा सोल्ड पीडीएफ आपको पहले ही भेज दिया गया है। और जो भी पेड कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको अब हम जो भी सोल्ड पीडीएफ होगा, मतलब हल किया हुआ पीडीएफ पहले ही भेज देंगे। और उसका फ़ायदा उसको ये होगा कि वो उसको जो सवाल नहीं आए वही सवाल वो देखे और उसी सवाल के ऊपर वो काम करे, ताकि है ना, मतलब अगर उसका समय बच सके। नहीं तो अब जैसे मैंने 1 घंटे पढ़ाया, मान लीजिए किसी स्टूडेंट को कोई कुछ बातें उसमें से आती हो, तो वो तो अपना काफ़ी समय उन बातों के लिए भी खराब कर लेगा। लेकिन जो नहीं आती उनको पहले सीख ले तो ज़्यादा अच्छा होगा ना। अगला सवाल क्या, देखिए अगला सवाल बहुत ही सीधी सी बात बता दूं मैं आपको, कक्षा 6 की किताब से लिया गया है। मतलब आपको कक्षा 6 की चीज़ें सिखाई जा रही है। हम चाहते हैं कि आप 0 से 100 तक पहुंच जाए। तो अगला सवाल क्या है, देखिए, एक विद्यार्थी को 72 36 से गुणा करने के लिए, 72 36 को 56 से गुणा करने के लिए कहा गया। लेकिन उसने क्या किया, उसने गलती से 72 36 को 65 से गुणा कर दिया, 65 से गुणा कर दिया। उसको कहा भैया 72 36 है, इसको आप 56 से गुणा करो, 56 से गुणा करो। उसने गलती से 65 से गुणा कर दिया। तो उसका जो उत्तर है, ये उत्तर है, ये सही उत्तर से कितना अधिक है ये हमारे को बताना है। तो कितना अधिक है, एक तरीका तो ये, इसका गुणा कर दो, इसका गुणा कर दो, घटा के देख लो कितना अधिक है। यही बात हुई ना भाई, आपको मुझे 10 रुपए देने थे, आपने 15 दे दिए, कितने अधिक दिए? 5 अधिक दिए, घटा के देख लो। तो कितना आना चाहिए था और कितना आ गया, घटा के देख लो, सही है। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बिना पेन को हाथ लगाने वाला भी दिमाग लगाना है। क्या? जैसे इस संख्या में से अपने को ये संख्या घटानी पड़ेगी ना, इसमें से ये संख्या क्या, देखिए 72 36 लिखा मैंने, गुणा में मैंने लिखा 65। बहुत ही छोटी सी क्लास की बात है ये। 72 36 गुणा में मैंने लिखा 56। मैं क्या करूँगा, देखिए 72 36 इस पद में भी है और 72 36 पद क्या होता है पता है, जहां से प्लस माइनस का निशान आना शुरू होगा ना, वहां से नया पद शुरू होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या बोला? जहां से प्लस या माइनस का निशान आ जाएगा वहां से नया पद शुरू हो जाएगा। यहां जाकर यहाँ माइनस आ गया, यहाँ से नया पद शुरू हो गया। 72 36 इसमें से आपने कॉमन ले लिया, पीछे बार क्या बच गया, 65 माइनस 56 बच गया। ठीक है, तो 72 36 इसको आप 9 से गुणा करोगे तो सीधा आंसर आपका आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर ये 9 का गुणज है तो अगर मेरे पास ऑप्शन होते तो मैं ऑप्शन में भी 9 का गुणज चेक करता। इसके लिए मैं आपको डिजिट सम सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? डिजिट सम। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे टाइम से डिमांड कर रहे हैं कैसे डिजिट सम सिखाओ। ये अपने देखिए पैड कोर्स में मैंने लिखा हुआ भी है, मैथ सीजनिंग का जो पैड कोर्स है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आपको एक ओरिजिनल बात बताई जाए ना, हर परीक्षा के 2-3 सवाल इससे हल हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे सर 2-3 सवाल,
2-3 सवाल के लिए 4-5 घंटे का डिजिट सम क्यों सीखे? भैया 2-3 सवाल परीक्षा में बहुत कुछ होते हैं, क्योंकि डिजिट सम से आप उन सवालों को हल कर लेते हो जिनकी गणना बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। यहाँ आप इस बात को ऐसे भी सीख सकते थे। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसके ऊपर आ जाते हैं, डिजिट सम पे बाद में जाएंगे। इसकी बात हम इस तरह से कर लेते हैं कि भैया अगर सीधे सीधे हम सोचें तो क्या, अच्छा 56 गुना करना था, क्या बोल रहा हूँ, 56 गुना करना था, आपने 65 गुना कर दिया। क्या बोला? 56 गुना करना था, आपने 65 गुना कर दिया। इसका मतलब आपने 9 गुना ज्यादा कर दिया। तो अंतर कितने का है? 9 गुना का है। किसका 9 गुना? संख्या का 9 गुना। भाई इस संख्या का क्या बोला, सुना आपने? ऐसे भी सोच सकते हो आप, ये व्यवहारिक बात है। इस संख्या का 56 गुना करना था, आपने तो इस संख्या का 65 गुना कर दिया। इसका मतलब आपने 9 गुना ज्यादा कर दिया। कितने गुना ज्यादा कर दिया? 9 गुना ज्यादा कर दिया। किसका? इस संख्या का। वही तो अंतर है। तो इस संख्या का 9 गुना ही आपका उत्तर है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। अब देखिए अगले सवाल की बात करते हैं। ये छोटी सी गणना है जो आपको खुद को करनी है। अगला सवाल क्या है? अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए कागज की 75,000 शीट उपलब्ध है। क्या बोल रहा हूँ, जिन लोगों के पास में सीट नहीं है वो उनके लिए लिख देता हूँ। अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए कागज की 75,000 शीट्स उपलब्ध है। एक शीट से 8 पृष्ठ बनते हैं तथा एक अभ्यास पुस्तिका में 200 पृष्ठ लगते हैं। तो कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनेगी? ये आपका सवाल है। बहुत अगर बेसिक सी बात करें तो देखिए, मैं आपसे पहले तो एक बात करता हूं। मैं आपको कहता हूं आपके पास सिर्फ 20 सीट है। कितनी सीट है? 20 सीट है आपके पास टोटल। चलिए सीट नहीं, 20 पेज है आपके पास, 20 पृष्ठ है आपके पास। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा आपके पास 20 पृष्ठ है। आपने कहा ठीक है सर। मैंने कहा इन 20 पृष्ठ से आपको एग्जाम वाली कॉपी बनानी है। आपने कहा बना देंगे सर। मैंने कहा एक कॉपी के अंदर आप 5 पेज तो रखना ही रखना। आपने कहा ठीक है सर। कितने पृष्ठ है आपके पास? 20 पेज है टोटल। और एक कॉपी के अंदर मैंने कहा 5 पेज तो रखना ही रखना। तो कितनी कॉपियां बना दोगे आप? बताओ 5 5 5 5। यही तो नंबर ऑफ कॉपीज कैसे निकालोगे आप? आपको कैसे टोटल पेज कितने हैं आपके पास, उसमें आप है ना अपने हर कॉपी में प्रति कॉपी कितने पेज लगेंगे, प्रति कॉपी कितने पेज लगेंगे वो आप लिख दीजिए नीचे। मतलब मेरे पास मान लीजिए 20 पेज है और प्रति कॉपी अगर 5 पेज लगेंगे तो 4 कॉपी बनेगी। आई क्या बात समझ में? बहुत सिंपल सी बात। अगर मैं कहता आपको जो कॉपी बनानी है उस हर कॉपी के अंदर 4 पेज होंगे, एग्जाम की कॉपी बना रहे हो 4 पेज होंगे, तो आप कहोगे सर 20 पेज है टोटल, हर कॉपी के अंदर 4 पेज होंगे तो 5 कॉपी बन जाएगी। मैं कहूँगा हर कॉपी के अंदर 3 पेज लगाने हैं, तो आप क्या कहोगे सर 20 है 3 लगाने हैं, 3 चंग 18, 6 पूरी कॉपियाँ बच जाएगी और 3 चंग 18 पेज काम आ जाएंगे और 2 पेज क्या हो जाएगा, बच जाएंगे इसमें से। तो इस तरीके से आपको इसके बारे में बात करनी होती है। तो बात दिमाग में पिक्चर तो सेट हो गई होगी ना। पिक्चर ये है, कहानी ये है कि आपको अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कुल पेज कितने हैं और बेटा एक कॉपी में कितने लग रहे हैं, एक कॉपी में पेज कितने लग रहे हैं वो आपको बटा में लिखने। ये आपकी कहानी है। बात समझ में आ गई होगी ना कि कुल पेज 20 थे, एक कॉपी में 5 पेज लगे थे, तो 20 में 5 का भाग दिया था तो 4 कॉपियां बनी थी। तो नंबर ऑफ कॉपीज कैसे पता करोगे? कुल पेज कितने हैं और एक कॉपी में पेज कितने लगने हैं उसका भाग दे दोगे। अब यहाँ पर कुल पेज कितने हैं वही तो एक कहानी है, बहुत सिंपल सी। कैसे? जरा देखिए, 75,000 गुणा 8। गुणा 8 क्यों किए मैंने? क्योंकि इस बात को समझिए ध्यान से। उसने कहा 75,000 सीट है, 75,000 पेज नहीं है, 75,000 क्या है? सीट है। मतलब ये ऐसी सीट है, एक सीट में से
8 पेज निकल रहे हैं, 8 पृष्ठ निकल रहे हैं। ये इस तरह की सीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब ये जो सीट आपको दे रखी है ना, इस हर सीट में से, मतलब ऐसी बड़ी सीट है और उस हर बड़ी सीट में से 8 पेज आप निकाल पा रहे हो, ऐसा आपसे ये कह रहा है, ठीक है ना। तो टोटल पेज कितने निकलेंगे? 75,000 सीट। एक सीट में से, एक बहुत ही सिंपल सी बात है, मैं कह रहा हूँ कक्षा 6 का सवाल है ये, 6th क्लास की बुक से लाया हूँ मैं ये सवाल। मैं हर वहाँ से सवाल लाना चाह रहा हूँ जहाँ से आपका बेसिक डेवलप हो जाए। और आपको बताऊँ, ये एक बेसिक एक नियम का सवाल है और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें एक नियम के ऊपर सवाल नहीं आता है। अभी मैंने बोला है डिजिट सम के ऊपर, फिर एक नियम के ऊपर, फिर यूनिट्स के ऊपर, तो 4-5 सवाल तो आप यूं ही निकाल देंगे एग्जाम में, वो आपकी उस अप्रोच पे काम करेंगे। तो देखिए, अगर एक जो सीट है उसमें 8 पेज है तो 75,000 सीट में कितने पेज होंगे? 75,000 गुणा 8, तो ये तो हो गए कुल पेज। और एक कॉपी के अंदर कितने पेज लग रहे हैं? एक कॉपी के अंदर पेज लग रहे हैं 200। इसका भाग दे दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। 0 से 0 कट रहा है, इससे कट रहा है 4 बार, तो आ जाएगा 3000 आपका आंसर। ये नंबर ऑफ नोटबुक्स होगी जो आप बना पाएंगे। तो बहुत ही सिंपल बेसिक सवाल था। अगर आपकी अप्रोच थोड़ी सी सही होती तो आप इस सवाल को बड़े ही आराम से कर पाते। अब देखिए, हम अगले सवाल की बात करते हैं। क्या है अगला सवाल? अगला सवाल कुछ इस तरीके से है, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए। कितना कपड़ा चाहिए? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अगेन मैं कह रहा हूँ क्लास 6 का सवाल है, अब आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। और 40 मीटर कपड़ा आपके पास टोटल है। टोटल आपके पास कितना कपड़ा है? 40 मीटर कपड़ा आपके पास टोटल है। एक कमीज सीने के लिए इतना कपड़ा चाहिए और टोटल आपके पास कपड़ा कितना है? 40 मीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस पूरे कपड़े को काम में लेके आप कितनी तो कमीज सील सकते हो और कितना कपड़ा आपके पास शेष बच जाएगा। तो देखिए, आप क्या करोगे, आप इनकी इकाई समान करोगे तभी तो काम कर पाओगे। ये देखिए, 1 मीटर में, इसके बारे में हम इकाइयाँ पढ़ेंगे, उसमें बात करेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये कितना हो गया? 200 सेंटीमीटर। और 15 सेंटीमीटर ऊपर तो कितना हो गया? 215 सेमी। कितना हो गया ये? एक कमीज 215 सेमी कपड़ा आप कंसिडर कर सकते हो कि इतना कपड़ा आपको चाहिए। यहाँ से इसको भी सेंटीमीटर में बदल दो, मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। ऐसा हम आगे सीखेंगे बड़े अच्छे से। तो टोटल कपड़ा कितना है? 4000 सेंटीमीटर है। अगर सेंटीमीटर के रूप में आपने कपड़ा देखा तो टोटल कपड़ा कितना है? 4000 सेंटीमीटर है। यहाँ इससे जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जो हम आगे करेंगे कि क्यों हमने इसको मीटर में लिया, इसको सेंटीमीटर में लिया, सेंटीमीटर स्क्वायर में क्यों नहीं लिया, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल ये देखिए, आप इस 215 में 215 को इस 4000 से भाग दोगे, जितनी बार पूरा भाग चला जाएगा। देखिए, अगर सिर्फ नंबर ऑफ पूछते ना कि कितने शर्ट सिले जा सकते हैं, इसका जैसे क्या था, कमीज, कितने कमीज सिले जा सकते हैं, सिर्फ यही पूछता ना, शेष कपड़ा नहीं पूछता ना, तब तो सीधा भाग दे देते। कैसे? इधर देखो, ये 4000 है, ये 215 है, काट के देख लेते सीधा, ठीक है ना, काट के भी काम चला लेते। 5 से काटोगे कितना हो जाएगा? 800। 5 से काटोगे 5 चौके 20, 5 से 15, 43। 8000 बटा 43। इसका भाग देंगे, जितनी बार जाएगा पॉसिबल होएगा। जैसे पहले एक बार जा रहा है, फिर जो बचेगा उसमें भाग देंगे, 8 बार और जाएगा तो 18 शर्ट सिले जा सकते हैं। हम ऐसे काट के भी कर सकते थे। अगर हमें सिर्फ ये पता करना होता कि कमीज कितने सिले जा रहे होते तो हम इससे करते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी पूछा है कि शेष कितना कपड़ा बचा है, तो हम काट के काम नहीं कर सकते। हम इसे सीधा यहाँ में इसका भाग देंगे और इसका सीधा भाग देंगे। यहाँ पर ये 18 बार पूरा जाएगा, मतलब फिर शेष बचेगा, और जो यहाँ पे शेष बचेगा वो आपका शेष कपड़ा होगा। बात समझ में आ गई होगी। क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि हमें ये भी पता करना है कि शेष कपड़ा कितना बचेगा। तो ये थी हमारी बेसिक की एक सीट जिसमें हमने सीखा, ठीक है। थोड़े से मेरे कैमरे की बैटरी लो है, इसलिए इस सवाल को मैंने थोड़ा आपके ऊपर छोड़ दिया है। अगर आपको डाउट होगी तो नेक्स्ट में पूरा कर लेंगे। देखिए, आपने अगर अभी तक हमारे पेड कोर्स में एडमिशन नहीं लिया है, ले लीजिए। एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, 0 से 100 तक जाएंगे हम उसमें, और एक व्यावसायिक रूप से नहीं है वो, उसमें एक बहुत ही नॉर्मल एक्सपेंडिचर निकाल के आपसे लिया जा रहा है। मैथ्स रीजनिंग की फ़ीस 1000 रुपीज़, ऑल सब्जेक्ट की फ़ीस 1500 रुपीज़,
और जल्दी ही उसमें कुछ और नई चीज़ें भी ऐड हो रही है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आज की बात आपको समझ में आई होगी, आज के जो सवाल है वो आपको समझ में आए होंगे, PDF जो आपको भेजी जा रही है वो आपके लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।